हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल के ऊपर। और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th के साइंस के चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि जो हमारा बायोलॉजी है 9th क्लास का, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम कह सकते हैं और पूरे साइंस का 5th चैप्टर हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक की मदद से। कंप्लीट लाइन बाय लाइन हम लोग स्टडी करेंगे, हर एक पॉइंट को देखेंगे, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, और हो सके तो अगर आपको जल्दी खत्म करना है ये वीडियो तो आप 1.25x या फिर 1.5x पर भी पूरे वीडियो को देख सकते हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आप जल्दी से वीडियो को खत्म करने पाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर हम कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि जो जीवन होता है, लाइफ होता है, चाहे वो मेरा लाइफ हो, आपका लाइफ हो, या फिर हमारे आसपास पृथ्वी पर जितने भी जीवन हैं, सभी के फंडामेंटल यूनिट को हम पढ़ने वाले हैं। सभी प्रकार के जीव जंतुओं के फंडामेंटल यूनिट को। तो ये फंडामेंटल यूनिट होता क्या है? तो सिंपली एक वर्ड इसका नाम है और वो क्या है? सेल। तो इस चैप्टर में हमें मेनली सेल के बारे में ही पढ़ना है कि सेल क्या होते हैं, सेल के अंदर क्या होता है, सेल से किस प्रकार मिलकर हमारा शरीर बनता है, सेल कितना इंपॉर्टेंट होता है, सेल कितने प्रकार का होता है। बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर सेल के बारे में बात करने वाले हैं और कंप्लीट हमारा चैप्टर सेल के बारे में ही बात करेगा। ठीक है, तो यहां पर जब आप ये चैप्टर शुरू कीजिएगा, पहला पैराग्राफ यहां पर देखिएगा, तो पहले पैराग्राफ में आपसे एक तरीके से बात की गई है कि भाई ये जो सेल है हमारा ना, ये सेल आया कहां से हमने जाना कि भाई हमारे शरीर में सेल होता है। सेल जो है वो छोटा छोटा होता है, जिससे हमारा पूरा शरीर मिलकर बना हुआ होता है। तो इसकी खोज की थी एक व्यक्ति ने जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। जो रॉबर्ट हुक थे, ये क्या कर रहे थे? ये कॉर्क को माइक्रोस्कोप से देख रहे थे। कॉर्क को माइक्रोस्कोप से देख रहे थे। अब कॉर्क क्या चीज़ होता है भाई? तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर अगर आप देखिए, ये जो पेड़ है, ये पेड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पेड़ का जो छाल होता है, पेड़ का जो छाल इस तरीके का निकलता है, बाहर का छाल यहाँ पर जमा करके रखा गया है, जिसको कि बहुत सारी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इस छाल को जब उन्होंने जूम करके देखा, अपना खुद से घर में एक छोटा सा माइक्रोस्कोप बनाया, उसकी मदद से जब इन्होंने जूम करके देखा, तो उन्हें इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो भाई इस स्ट्रक्चर में हमें क्या दिख रहा है? इस स्ट्रक्चर में हमें दिख रहा है कि जो हमारा कॉर्क है, जो ये पेड़ का छाल है, ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको क्या है? कई सारे छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं। बहुत सारे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये बॉक्स है, यहाँ पर ये बॉक्स है, यहाँ पर ये, इस तरीके से बॉक्सेस पूरे बने हुए हैं। और उनको ये पता चला कि भाई पूरा जो ये आपका कॉर्क है, ये किस चीज़ से बना हुआ है? इन बॉक्सेस से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर जब ये बॉक्सेस उन्होंने देखा, इन बॉक्सेस के बारे में उन्हें पता चला, तो उन्होंने ध्यान दिया कि भाई हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर वहाँ पर उस प्रकार के बॉक्सेस थे। और यहाँ पर ये चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व कब किया था? 1665 में ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब यहाँ पर इन बॉक्सेस को उन्होंने नाम क्या दिया? सेल्स नाम दिया कि भाई क्या है? सेल है, और बहुत सारे सेल मिलकर पूरा आपका कॉर्क या फिर पूरा प्लांट बनता है। तो यहीं से जो सेल हम नाम जानते हैं, जो सेल हम पढ़ते हैं, वो सेल वर्ड यहीं से आया है। किसके द्वारा दिया गया था? रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था। और ये सेल शब्द का मतलब क्या होता है? सेल शब्द का मतलब होता है लिटिल रूम, छोटा कमरा। लैटिन भाषा में, लैटिन भाषा का वर्ड है सेल, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, छोटा कमरा। ठीक है, अब आप इस चीज को देखकर सोच रहे होंगे कि यार ये तो क्या, इसमें बड़ी क्या बात है? बहुत बड़ी बात है। ये इंसिडेंट जो है, ये हमारा बायोलॉजी के लिए बहुत ही बड़ा इंसिडेंट था। क्यों? क्योंकि आज से पहले, मतलब यहाँ पर 1665 में रॉबर्ट हुक से पहले किसी भी व्यक्ति ने सेल के बारे में, सेल को देखा नहीं था, उसको ऑब्जर्व नहीं किया था। ये पहली बार था जब किसी व्यक्ति ने क्या किया था? सेल को देखा था, उतने जूम में जाकर, नज़दीक जाकर, और वहीं से हम जो है पूरे सेल बायोलॉजी, यानी सेल के आसपास सेल कैसे काम करता है, क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ना शुरू किया, जानकारी जुटाना शुरू किया, सब चीज करना हमने शुरू कर दिया। और यहां पर आज भी आपको पता है कि आज भी हम लोग सेल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो सोच सकते हैं ये उस समय कितनी बड़ी बात थी। तो भाई सेल हम समझ गए कि सेल का ओरिजिन कहां से आया, सेल वर्ड कहां से आया, सेल जो है, सेल क्या होता है, मतलब क्या होता है तो वो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन सेल का ओरिजिन कहां से हुआ, सबसे पहले किसने खोजा, ये हम समझ गए।
अब यहां पर बेसिक सवाल आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, आप भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आपके घर में कुत्ता होगा वो भी है, आसपास बहुत सारे जीव जंतु जानवर रहते हैं, सभी क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज से बने हुए हैं, ये यहां पर आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है और उसके जवाब आपको देखने यहां पर पढ़ने हैं, ठीक है। उसके लिए आपको एक एक्टिविटी करवाई जा रही है, एक्टिविटी 5.1। तो भाई मैं यहां पर तो आपको एक्टिविटी करवा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि एक्टिविटी में क्या बताया जा रहा है। वैसे आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पर आपको सर्च मारना है और आपको ये एक्टिविटी आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, एक्टिविटी को कराकर अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, ऑनियन बल्ब लेना है, अनियन बल्ब को लीजिएगा, उसमें छिलिएगा, उसमें से क्या करना है, स्किन को निकाल लेना है। एक जो आप अनियन बल्ब लेते हैं उसमें एक पतला लेयर निकलता है, उस लेयर को आपको निकाल लेना है। जैसे ये आपका अनियन बल्ब है, इसका आउटर लेयर जो है ना, इसको आपको निकाल लेना है और उसको क्या करना है, माइक्रोस्कोप पर रख के और उसका एक तरीके से माउंट बना लेना है। माउंट बनाने का मतलब कि एक तरीके से ग्लास जो होता है, एक छोटा सा ग्लास होता है जिस पर रखकर आपको उसमें देखना होता है माइक्रोस्कोप में, वो आपको बना लेना है। उससे पहले उसको सूखने से बचाने के लिए पानी में रखिए, ये सारी बातें नहीं, सिंपली बात है कि आप वो सारी बातें आप एक्सपेरिमेंट में देख लीजिएगा। शॉर्ट में बात है भाई, माइक्रोस्कोप से आपको इसको देखना है। जब आप इस अनियन बल्ब के लेयर को माइक्रोस्कोप से आप देखिएगा तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके से माइक्रोस्कोप आपका सेटअप होगा, इस तरीके से आप देखिएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर हमें देखने को मिलेगा एक स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर इस प्रकार का होगा। ये आपका अनियन बल्ब का एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है जिसमें कि आप देख सकते हैं इसमें भी कई सारे बॉक्सेस बने हुए हैं, और ये बॉक्सेस भी एक प्रकार के वैसे ही बॉक्सेस हैं जैसे कि हमने कहाँ देखा था, कॉर्क में देखा था, कॉर्क सेल में देखा था, सॉरी कॉर्क का माइक्रोस्कोप जूम करके जब हमने देखा था, ठीक है। तो वैसा ही हमें इमेज यहां पर देखने को मिलता है। अब यहां पर माइक्रोस्कोप जो है ना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि माइक्रोस्कोप के आने के बाद ये जो पूरा सेल बायोलॉजी है, सेल के बारे में स्टडी, सेल के बारे में पढ़ाई, जानकारी हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि माइक्रोस्कोप से और भी बहुत प्रकार के लेंसेज की मदद से हम बहुत जूम करके क्या कर सकते हैं, सेल्स के इंटीरियर तक पहुंच सकते हैं। उसके अलावा तो कहीं आज तो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी है, जिसमें कि बहुत ही आपको एटम लेवल पर भी हम पहुंचकर सेल्स को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर एक चीज कहा जा रहा है कि जो आपने अनियन बल्ब लिया, यानी कि जो अनियन का पीस लिया, आप कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के अनियन लीजिए, कोई छोटा ले लीजिए, कोई बड़ा ले लीजिए, कोई बहुत बड़ा ले लीजिए, और सभी में से स्किन को उसी तरीके से अगर आप निकाल करके देखिएगा तो आपको क्या पता चलेगा कि जितने भी आपके अनियंस हैं उन सभी में अंदर, चाहे अनियन बड़ा हो, छोटा हो या कुछ भी हो, सभी में क्या मिलेगा, आपको सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सभी में सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि बड़ा अनियन में दूसरा स्ट्रक्चर है, छोटा अनियन में छोटा दूसरा स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं, सभी में सेम स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अब सवाल आता है, व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो यहां पर आपके लिए एक सिंपल सा सवाल है, व्हाट इज अ सेल। तो सेल क्या होता है, सेल क्या होता है, ये सवाल आपका आता है। तो आइए जरा सा पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। अब यहां पर कहा जा रहा है कि दीज स्ट्रक्चर्स लुक सिमिलर टू ईच अदर, यानी जो स्ट्रक्चर हमने टाइनी टाइनी स्ट्रक्चर देखे जिनको कि सेल कहा गया, ये स्ट्रक्चर एक जैसे दिखते हैं। चाहे आप किसी भी अनियन को देखें या कॉर्क को देखें, आपको एक जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। और ये साथ में मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि कई सारे अनियन के सेल मिलकर क्या बनाते हैं, एक बड़ा अनियन बनाते हैं। उसी तरीके से कई सारे कॉर्क के सेल मिलकर क्या बनाते हैं, एक बड़ा कॉर्क बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पर ऊपर जो एक्टिविटी हमने किया उसमें हमने क्या देखा कि जो ऑनियन बल्ब्स हैं, यहां पर हमने बात जो की थी कि जो आपके अनियन बल्ब्स हैं, चाहे वो किसी भी साइज के हों, जब हम उनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं उनमें क्या होगा, सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। चाहे आप अनियन इतना बड़ा लाइए या इतना छोटा लाइए, क्या होगा, अनियन में जो सेल का साइज है वो सेम रहेगा। और ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं, ये इनको हम क्या कह सकते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स
क्या कह सकते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हम कह सकते हैं। वैसे सेल्स के बारे में आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा, वहां से ही जुड़ा हुआ ये चैप्टर है, ज्यादा कुछ अलग है नहीं, ठीक है। अब यहां पर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या कहलाते हैं, सेल्स कहलाते हैं। तो यहां पर एक चीज हम क्या समझे कि हमारा जो सेल होता है वो एक प्रकार का बेसिक बिल्डिंग यूनिट होता है, हमारे पूरे बॉडी का, हमारे एक तरीके से पूरे लाइफ का क्या होता है, बेसिक बिल्डिंग यूनिट होता है, या फिर आपका एक बेसिक यूनिट हम कह सकते हैं। और इसके साथ ही हमारे आसपास जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनको कि हम देख सकते हैं या फिर हम जानते हैं, वो सभी किस चीज से बने हुए हैं, सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। मतलब मेरा भी पूरा शरीर जो आप देख रहे हैं ये क्या है, इसमें करोड़ों करोड़ की संख्या में सेल्स मौजूद हैं जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, चाहे वो यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, हर जगह सेल है। और सेल से मिलकर ही हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, और वही हम क्या कह सकते हैं, हमारे शरीर का एक बेसिक बिल्डिंग स्ट्रक्चर है। तो यहां पर सेल का डेफिनेशन आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये एक छोटा सा डेफिनेशन है, इसको और भी आप एलोबरेट करके लिख सकते हैं। अब यहां पर बात करें तो यहां पर एक वर्ड हमने क्या बात किया, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल यूनिट तो हम समझ गए कि भाई स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे होता है, तो बहुत सारे एक सेल दो सेल करके बहुत करोड़ों की संख्या में सेल मिलते हैं और हमारा पूरा ये बड़ा सा स्ट्रक्चर बनता है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट हम समझ गए कि भाई जैसे घर में ईंटें होती हैं उसी तरीके से हमारे शरीर में सेल्स होते हैं जिनसे कि मिलकर हमारा पूरा शरीर बनता है। लेकिन फंक्शनल यूनिट कैसे भाई, तो फंक्शनल यूनिट कैसे, ये हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। तो समझिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरा चैप्टर पढ़िए, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर कहा जा रहा है एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइन में ही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि देखिए सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो हमारे आसपास जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल्स से मिलकर बने हुए हैं। मतलब मेरे शरीर में करोड़ों सेल हैं, आपके शरीर में भी हैं, आपके घर के पास जो गाय, कुत्ता या फिर बिल्ली या फिर चूहा, सभी में लाखों करोड़ों की संख्या में सेल्स हैं, ठीक है। लेकिन कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके शरीर में क्या होता है, सिर्फ एक सेल होता है, सिंगल सेल, और वही उनका लाइफ होता है। उनके शरीर में 2 3 4 सेल नहीं होते हैं, सिर्फ एक सेल होता है, जिनको कि हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो क्या करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर मोर टू नो, ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आपको कई सारे बनते हैं। तो यहां देखिए, सबसे पहला तो रॉबर्ट हुक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बन जाता है कि भाई सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, एक लाइन में आपको एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंसर क्या होगा, रॉबर्ट हुक हो जाएगा। व्हेन वाज सेल डिस्कवर्ड, 1665। तो रॉबर्ट हुक ने कौन सा आपको कहां पर सेल डिस्कवर किया था, किस चीज को देखा था, तो कॉर्क स्लाइस को देखा था, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा एक नेक्स्ट जानकारी, वो क्या है, लिविन हुक। लिविन हुक ने क्या किया था, पहला लिविंग सेल देखा था, लिविंग सेल देखा था। मतलब यहां पर जो रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को देखा था, जो आउटर लेयर होता है प्लांट का, वो डेड सेल से बना हुआ होता है। तो यहां पर रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, डेड सेल को देखा था। लेकिन यहां पर आगे चलकर जो लिविन हुक थे, जिन्होंने 1674 में सेल को देखा, उन्होंने लिविंग सेल को देखा, मतलब जिंदा सेल को देखा। और ये पॉन्ड वाटर में उन्होंने देखा था, ठीक है, पॉन्ड वाटर के सेल को देखा था, ठीक है। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, 1831 में न्यूक्लियस का खोज किया कि सेल में एक न्यूक्लियस भी होता है। इसके बाद पुरकिंजी ने 1839 में क्या किया, प्रोटोप्लाज्म शब्द का उपयोग किया कि भाई सेल के अंदर जो फ्लूइड सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा। इसके बाद आगे सेल थ्योरी दिया गया। सेल थ्योरी दिया गया था 2 बायोलॉजिस्ट के द्वारा, सेल्डिन और श्वान के द्वारा। ये 1838-39 में दिया गया था। इसमें क्या कहा गया कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं वो सेल्स से बने हुए हैं, और सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ये दिया गया था इनके द्वारा। आगे चलकर इसमें और भी जानकारी जोड़ी गई कि भाई देखो, जो वर्षों हैं इन्होंने जोड़ा क्या कि भाई जो सेल्स हैं वो बनते कैसे हैं, तो पुराना सेल से नया सेल बनता है, यही उन्होंने जोड़ा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940 में आने के बाद हम लोग बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, सेल के अंदर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनको हम अच्छी तरीके से पढ़ने पा रहे हैं। आज भी हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, ठीक है।
आगे वही बात बताई गई जो कि मैंने ऊपर कहा था कि भाई देखो, जो मैग्नीफाइंग ग्लास है या फिर माइक्रोस्कोप हो गया, लेंस हो गया, इन चीज़ों की आने की वजह से जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, यानी जो टाइनी टाइनी वर्ल्ड है हमारा, जहां पर हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है और बहुत सारे हमको ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जो कि पहले हमें नहीं पता थी। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि यहां पर it is now known that a single cell may constitute a whole organism, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मैंने ऊपर कहा कि भाई कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका पूरा शरीर एक ही सेल का होता है, उसमें 2 3 4 8 सेल नहीं होते हैं, सिर्फ एक सेल होता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या होगा? अमीबा होगा। अमीबा क्या है? एक प्रकार का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका पूरा शरीर ही एक सेल का होता है, बाकी दूसरा सेल उसमें नहीं होता है। इसके अलावा क्लेमाइडोमोनस है, पारामीशियम है, बैक्टीरिया है। सारे बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, और ये ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपका सिंगल आपका सेल होगा बॉडी में, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है दूसरा टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा सेल्स होते हैं। जैसे हम क्या हैं, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, क्योंकि मेरे शरीर में क्या एक सेल है? जी नहीं, लाखों करोड़ों की संख्या में सेल हैं। आपके आसपास जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहे हैं वो क्या है? वो सारे आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो यहां पर आगे कहा जा रहा है एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हाउ? भाई कैसे? तो यहां पर सिंपल आपका आंसर क्या होगा? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से क्या होता है? आपको एक सेल से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4 बनता है। जैसे आपने क्या देखा होगा, आपने अंडा खाया है, अंडा आपने देखा होगा कि जब उसको ऐसे फोड़कर ऑमलेट बनाया जाता है तो वो जो चीज़ आपको निकलती है अंडे में से, वो क्या है? सेल है, वो सिंगल सेल है। ठीक है, अब वही सेल जो है ना, वो एक आपका मुर्गा या फिर मुर्गी बनेगा आगे चलकर। कैसे? तो वो एक सेल है, वो एक सेल क्या होगा? 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। वो 2 सेल फिर आपको क्या होंगे? और भी कई सारे सेल में डिवाइड होंगे, और यहां पर आपको कई प्रकार के और भी सेल, कई सारे और भी सेल बनेंगे। मतलब इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होकर क्या होगा? कई सारे सेल बन जाएंगे, और कई सारे सेल बनकर क्या होगा? पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होगा, पूरा उसका शरीर बनेगा, अलग अलग प्रकार के सेल बनेंगे। अब अलग अलग प्रकार के सेल कैसे बनते हैं? तो भाई उसके कई सारे रीजन है, मतलब पूरा प्रोसेस है, उसको यहां पर डिटेल में नहीं पढ़ना है। बस ये समझ लीजिए कि भाई सेल डिवीजन होता है जिससे कि आपका क्या होता है? पूरा ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बनता है। ठीक, अब यहां पर आपको यहां पर क्या सिंपली समझ में आया कि आपके जो सेल हैं वो डिवाइड होते हैं और अपने ही जैसा सेल का निर्माण करते हैं। जैसे एक सेल है, उससे 2 सेल बनेगा, इस प्रकार से। और इस प्रकार से क्या होगा? सारे सेल आपको कहां से तैयार होते हैं? पुराने सेल से बनते हैं। ठीक है, अब यहां पर आगे आपको एक्टिविटी 5.2 है, इसमें क्या है जरा सा शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर लीफ पील्स, यानी जो पत्तियां होती हैं उसके छिलके का हम माउंट तैयार कर सकते हैं, या फिर जो रूट्स हैं, रूट के टिप का, या फिर अनियन का, या अलग अलग साइज के अनियन का हम पील्स ट्राई कर सकते हैं। और इन सभी को क्या कर सकते हैं? एक तरीके से टेस्ट कर सकते हैं माइक्रोस्कोप में, जैसा कि हमने ऊपर किया था। वहां पर हमें क्या पता चलता है? क्या सारे सेल्स एक जैसे हैं शेप और साइज में? क्या सारे सेल्स एक जैसे दिखते हैं स्ट्रक्चर में? क्या हम बता सकते हैं कि अलग अलग प्लांट बॉडी का अलग अलग सेल है? और क्या हम उनमें क्या सिमिलरिटीज पाते हैं? मतलब बहुत सारे सवाल हैं। सिंपली यहां पर पूछने की या फिर आपके दिमाग में यह क्वेश्चन डालने की कोशिश की जा रही है, क्या दुनिया में सारे सेल एक जैसे होते हैं, या फिर एक ही ऑर्गेनिज्म में सारे सेल एक जैसे होते हैं, या उनमें कोई अंतर होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल पाए जाते हैं? तो यहां पर आंसर होगा कि देखिए, सारे सेल एक जैसे नहीं होते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म के सेल अलग अलग प्रकार के होते हैं, और साथ में एक ऑर्गेनिज्म में कई डिफरेंट प्रकार के सेल्स भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया गया है ह्यूमंस का, कि आप अगर खुद को देखिए तो आपके शरीर में क्या होगा? आपके शरीर में एक तरीके से आप ह्यूमंस हैं,
तो आपके शरीर में कई प्रकार के सेल्स मौजूद हैं, सिर्फ एक प्रकार का सेल नहीं है। जैसे यहाँ पर ब्लड सेल होता है जो कि ब्लड में होता है, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। मसल सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा होता है। इसके अलावा नर्व सेल का यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपका क्या हो गया है, एक तरीके से दिख नहीं रहा, इसको आगे मैं दिखा दूंगा, फोटो यहाँ पर बगल में चिपका दूंगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोन सेल, बोन में जो सेल होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। फैट सेल जो आपकी चर्बी, जैसे ये चर्बी यहाँ पर है फुला हुआ, इसका सेल का स्ट्रक्चर अलग होता है। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं जो कि डिफरेंट काम करते हैं हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में, ठीक है। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है, जो कि भाई सवाल आंसर है क्वेश्चन, कि भाई सेल अलग अलग प्रकार के क्यों होते हैं। ये सेल हमने देखा, इसके शेप और साइजेस इतने अलग अलग हैं, तो ऐसा क्यों है। तो इसका रीजन सिंपल क्या है, इसका रीजन ये है कि जो शेप और साइज होता है सेल्स का, ये सेल के स्पेसिफिक फंक्शन से जुड़ा हुआ होता है। मतलब जैसा सेल का काम होगा वैसा उसका शेप होगा, वैसा उसका साइज होगा। जैसे मसल सेल में ताकत लगती है, हमारे मसल्स जो होते हैं ना उसमें मसल सेल होता है, तो उसमें क्या होगा, हमें ताकत चाहिए, उसका स्ट्रक्चर और शेप डिफरेंट होगा। हमारे ब्लड सेल में जो आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, उसका काम दूसरा होता है, उसका काम घूमते रहना होता है, तो उसका साइज छोटा होगा, उसका स्ट्रक्चर गोला होगा, इस तरीके से। बोन सेल में क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, मजबूती चाहिए, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो हर एक सेल का काम अलग है, हर एक सेल का फंक्शन अलग है, इसलिए उसका शेप और साइज क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल आप बात करें अमीबा की, तो अमीबा जो होता है, अमीबा का शेप एकदम चेंजिंग शेप होता है। जैसे अमीबा जो सेल होगा उसको अगर आप देखें, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरफ, यहाँ पर देख सकते हैं जो अमीबा सेल होता है वो एकदम लिक्विड जैसा होता है। जैसा पानी देखते हैं ना कि किधर भी मूव कर गया, उस प्रकार का उसका स्ट्रक्चर होता है। जिधर वो चाहे सेल मूव कर जाता है, उसकी बाउंड्री रिजिड नहीं होती है, वो फ्लक्चुएट कर सकती है, आगे पीछे हो सकती है, और उसी की मदद से वो चल भी पाता है और सारे अपने फंक्शन भी करने पाता है। तो यहाँ पर कई सारे सेल जो होते हैं वो आपके अमीबा जैसे होते हैं, जो कि एकदम लिक्विडिटी हम कह सकते हैं उनमें होता है, फिक्स नहीं होते हैं। लेकिन कई सारे सेल ऐसे होते हैं जो कि फिक्स होते हैं और उनका साइज एकदम पार्टिकुलर होता है, एकदम स्पेसिफिक शेप और साइज होता है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर बोन सेल का स्ट्रक्चर देखिए, इस मसल सेल का देखिए, या फिर आप नर्व सेल तो यहाँ पर क्लियर दिख नहीं रहा, ठीक है। तो इन सारे स्ट्रक्चर्स को जब आप देखिएगा तो इनका शेप और साइज स्पेसिफिक होता है उनके काम के आधार पर, ठीक है। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है, each living cell has the capacity to perform certain basic functions that are characteristic of all living forms। यानी कि हर एक लिविंग सेल जो होता है, जो भी सेल जिंदा होता है, उसके अंदर कुछ कैपेबिलिटी होती है जो कि वो काम कर सकता है, और उसकी वजह से ही हम कह सकते हैं कि वो सेल जिंदा है, या फिर उस एक्टिविटी के परफॉर्म होने की वजह से ही हमारा पूरा शरीर या फिर ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है। यानी कि अगर मैं जिंदा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं एक्टिविटी कर रहा हूं, ये हाथ पैर हिल रहा है, क्यों हिल रहा है भाई, मेरे शरीर में बहुत सारे सेल्स हैं जो जिंदा है, बहुत सारे क्या, सारे सेल्स जिंदा हैं और वो कुछ ना कुछ फंक्शन कर रहे हैं। जैसे मेरा ब्रेन का नर्व सेल काम कर रहा है, मेरे हाथ का यहाँ पर मसल सेल काम कर रहा है, आंखों का यहाँ पर सेल काम कर रहा है, रेटिना, कॉर्निया, सारे सेल्स काम कर रहे हैं, या फिर हार्ट का सेल काम कर रहा है, ब्लड का आरबीसी काम कर रहा है, सारे सेल्स काम कर रहे हैं, वो सर्टेन फंक्शन कर रहे हैं, तभी ये पूरा एक्टिविटी हो पा रहा है, मैं बोल पा रहा हूं, आप देख पा रहे हैं, और मैं क्या हूं, अलाइव हूं, जिंदा हूं, ठीक है। अब यहां पर आगे सवाल उठता है, हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शंस। यानी जो बेसिक फंक्शंस किसी भी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जरूरी है, ये कोई भी सेल कैसे करता है। तो यहां पर बात यह है कि हमारे शरीर, जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनके शरीर में क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसको कि हम कहते हैं क्या, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब कि भाई तय है कि किसको क्या काम करना है। जैसे अगर हम बात करें तो अगर मैं जो हूं, या फिर आप ही मान लीजिए, आप बच्चे हैं, अभी पढ़ाई आपका काम है, तो आपको थोड़ा ही ना माता पिता बोलते हैं कि जाओ भाई 10 रुपए बाजार से कमा कर लाओ, या फिर थोड़ा ही ना बोला जाता जाओ सब्जी लेते रहो। नहीं, आपका काम क्या है, पढ़ाई करना काम है, तो आपको बोला जाएगा बेटा उठो, जाओ पढ़ो। आपकी मम्मी आपके लिए क्या करती है, खाना बनाती है घर में, आपके पापा हो सकता है जॉब करते हो या दुकान चलाते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ,
डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, सबका काम तय है कि कौन क्या काम करेगा। वही चीज यहां पर सेल्स में होता है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें तय होता है कि शरीर का जो डिफरेंट पार्ट है वो क्या करेगा, डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करेगा। जैसे मेरे हार्ट का क्या काम है, ब्लड को पूरे शरीर में पंप करना। आरबीसी का क्या काम है, वो पूरे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, ऑक्सीजन को पहुंचाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को लाएगा और भी न्यूट्रिएंट मिनरल सारी चीज पहुंचाने का वह काम करेगा। मसल सेल का क्या काम है, मसल ताकत देगा। इस तरीके से तो शरीर में आपको क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। हार्ट पंप ब्लड पंप करता है, स्टमक डाइजेशन का काम करेगा, ब्रेन सोचने का काम करेगा। और इसी तरीके से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जिंदा रहता है। मेरे शरीर में भी अलग अलग प्रकार के सेल हैं जो कि अपना अपना काम करते हैं और अपना अपनी ड्यूटी को पूरा करते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखें तो यहां पर आपके मन में एक सवाल आएगा। सवाल यह आएगा कि सर हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की तो बात कर ली कि भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके शरीर में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, अलग अलग प्रकार के सेल अलग अलग काम करते हैं। लेकिन जो ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसके शरीर में तो एक ही सेल है भाई, तो वो कैसे करेगा? तो उसके शरीर में भी क्या डिवीजन ऑफ लेबर होता है क्या? जी हां बिल्कुल, उसके शरीर में भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। कैसे? तो उसके शरीर में क्या होते हैं, उसके शरीर में आपको स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं शरीर में, जिसको कि क्या कहा जाता है, सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है। मतलब शरीर सेल के अंदर भी, वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर भी क्या होते हैं, कई सारे छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो स्पेसिफिक काम को करते हैं, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे कोई पार्ट होगा वो खाना पचाने का काम करेगा, कोई मूवमेंट का काम करेगा, कोई डिफरेंट डिफरेंट चीज करेगा। तो इस प्रकार से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। तो यहां पर एक और सवाल आता है कि सर जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर होता है क्योंकि वो सिंगल सेल है, तो क्या हमारे शरीर का जो एक सेल है, छोटा सा सेल, उसके उस सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है क्या? जी हां भाई, जिस तरीके से हमारे शरीर में ऑर्गन के बीच में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जिस तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, उसी तरीके से हर सेल, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, मेरा सेल हो, आपका सेल हो, कुत्ते का सेल हो, गाय का सेल हो, किसी का सेल हो, सारे सेल के अंदर क्या होगा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा। कैसे? तो भाई सेल के अंदर क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल होते हैं। सेल ऑर्गेनेल क्या हो गया, सेल ऑर्गेनेल एक तरीके से आपका सेल का एक छोटा सा हिस्सा हो गया जो कि स्पेसिफिक काम को करता है। जैसे सेल के अंदर एनर्जी जनरेट करने का काम क्या करे, कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। या फिर इसके अलावा जो आपको जो नए सेल जनरेट करने का काम वो कहां से होगा, न्यूक्लियस से होगा। इसी तरीके से क्या होगा, आपको अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं जो कि अलग अलग टास्क को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखें तो यहां पर यही कहा जा रहा है, ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल perform a specific function such as making new material in the cell, clearing up waste material from the cell and so on. A cell is able to live and perform all its functions because of these organelles. इन organelles की वजह से ही क्या होता है, एक सेल जिंदा रहने पाता है और वो अपने सारे काम को परफॉर्म करने पाता है। तो आप यहां पर इमेज में देख सकते हैं कि जो सेल है उसमें कई सारे ऑर्गेनेल्स को भी देख सकते हैं, न्यूक्लियस को भी देख सकते हैं। तो सेल के अंदर ही कई सारे हिस्से हैं जो कि क्या कर रहे हैं, अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं और एक सेल को जिंदा रहने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में कई सारे पार्ट्स हैं वो अलग अलग काम को करते हैं, उसी तरीके से सेल में क्या होता है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग टास्क को परफॉर्म करते हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है दिस ऑर्गेनेल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। यही जो आपके जो बेस ऑर्गेनेल्स हैं ये सारे मिलकर एक सेल का निर्माण करते हैं जो कि हमारा एक शरीर का बेसिक यूनिट बनता है और वही सेल जो है वो उसी से मिलकर पूरा हमारा शरीर बनता है। ठीक है, अब यहां पर एक बात आप ध्यान दीजिए कि आपके जितने भी आपके सेल्स होंगे, चाहे वो मेरा सेल हो, आपका सेल हो, प्लांट का सेल हो या फिर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म का सेल हो, सारे सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो सेम होंगे।
मतलब माइटोकॉन्ड्रिया मेरे सेल के अंदर भी है तो भाई प्लांट के सेल के अंदर भी है, आपके सेल के अंदर भी है। गोल्जी अपरेटस मेरे सेल के अंदर भी है, आपके सेल के अंदर भी है, कुत्ते के सेल के अंदर भी है। सारे सेल के अंदर सेम सेट ऑफ जो आपके ऑर्गेनेल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में एक दो गायब होते हैं, उसका बात नहीं, जनरली की बात हो रही है, ठीक है। अब यहां पर बात करें, अब इसके बाद है व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, यानी जो सेल हमने देख लिया कि जो सेल हमारे शरीर का, हमारे लाइफ का एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ये किस चीज से बना हुआ होता है, कैसे बना हुआ होता है। तो यहां पर बात करें तो यहां पर कहा जा रहा है व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, किस चीज का बना होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेल में क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है वी सॉ अबव दैट द सेल हैज स्पेसिफिक स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज्ड, सेल ऑर्गेनाइज्ड कैसे होता है, सेल में ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है इफ वी स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, अगर हम एक सेल को माइक्रोस्कोप से देखें तो हम क्या पाएंगे, हम लोग तीन फीचर को कॉमनली पाएंगे। तीन फीचर कौन कौन से होंगे, तो पहला आपका होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा होगा न्यूक्लियस और तीसरा क्या होगा, साइटोप्लाज्म। और यहां पर ये तीन जो हैं, मतलब सेल को मोटे मोटे तौर पर अगर हम लोग डिवाइड करें तो तीन हिस्से में डिवाइड करते हैं, पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस और तीसरा साइटोप्लाज्म। अब तीनों क्या होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जिसको कि हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गया, एक तरीके का हम कहें तो हमारा आउटर मोस्ट लेयर। किस चीज का आउटर मोस्ट लेयर, सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है। ये एक ऐसा कवरिंग होता है जो कि सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करता है। जैसे हमारा शरीर है, मेरा शरीर आप यहां पर देख रहे हैं, मेरे शरीर पर आउटर लेयर क्या हो गया, मेरे शरीर पर आउटर लेयर ये स्किन है, जो स्किन आप देख रहे हैं ना, जो कि मेरे शरीर के अंदर के पार्ट्स को पूरे बाहर के इन्वायरमेंट से अलग करता है। उसी प्रकार से एक सेल का आउटर लेयर होता है, कवर होता है, जो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या फिर सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है, ये एक तरीके से हम कहते हैं कि बाहर के इन्वायरमेंट से सेल को बचाता भी है और साथ में एक गेट के रूप में भी काम करता है। मतलब जो भी चीज़ें सेल के अंदर ज़रूरत है उसको आने देता है, जो हमारे सेल के अंदर कचरा हो गया उसको सेल से बाहर निकाल देता है। मतलब ज़रूरत की चीज़ों को अंदर आने देगा, बेकार की चीज़ों को बाहर निकाल देगा। और ये एक तरीके से क्या करता है, सेल में गेट कीपर का काम करता है, गेट के रूप में काम करता है, साथ में आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में भी काम करता है। और इसी वजह से ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये गिने चुने चीज को ही सेल के अंदर आने देगा और कुछ बेकार चीजों को ही सेल के बाहर आने देगा, बेकार की चीजों को अंदर सेल के नहीं आने देगा, ठीक है। अब यहां पर सवाल उठता है कि यार ये जो सेल का मेम्ब्रेन है, ये हमने देखा कि ये बेकार चीज़ों को बाहर फेंक देगा, अच्छी ज़रूरत की चीज़ों को अंदर आने देगा, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो भाई ये काम कैसे करता है, ये कैसे ये देखता है कि किसको अंदर आने देना है, किसको नहीं आने देना है, इसके लिए प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेशल प्रोसेस को पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न के बारे में आपने पढ़ा है, डिफ्यूज़न को आपने पढ़ लिया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग फिर से पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सेल के हिसाब से पढ़ेंगे कि सेल में डिफ्यूज़न कैसे होता है। अब यहाँ पर सेल में डिफ्यूज़न के वजह से जो आपका सेल होगा उसके अंदर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो अंदर आएगा, और भी चीज़ें भी अंदर बाहर होती हैं डिफ्यूज़न की मदद से। तो ये डिफ्यूज़न जो है ये कैसे काम करता है या फिर क्या होता है ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पर डिफ्यूज़न क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है सब्सटेंस का फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो। तो भाई समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो हम लोग तुरंत एग्जाम्पल के जरिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं CO2 का, यानी CO2 का एग्जाम्पल आपके बुक में दिया गया है, मैं भी ले रहा हूँ कि भाई CO2, O2, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे मूवमेंट होता है सेल के अंदर बाहर।
तो देखिए यहाँ पर ये सेल है, ठीक है, सेल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो इमेज है सेल का। अब यहाँ पर एक बात जान लीजिए सबसे पहले कि हमारा जो सेल होता है, सेल में हमारा वेस्ट मटेरियल क्या होता है, CO2 होता है, और सेल को ज़रूरत क्या होता है, O2 होता है। मतलब सेल को ज़रूरत है ऑक्सीजन, बाहर से चाहिए, सेल के अंदर चाहिए ऑक्सीजन, और सेल से बाहर क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, जो कि सेल का वेस्ट होता है। अब ये जो प्रोसेस होता है O2 और CO2 का मूवमेंट अंदर और बाहर, ये होता है हमारा डिफ्यूज़न की मदद से। डिफ्यूज़न की मदद से कैसे? तो यहाँ पर जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा मान लीजिए कि सेल का लेयर है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हमारा बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन, ये सेम सेल मेम्ब्रेन है जो कि आपका आउटर लेयर है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा आउटर लेयर जो है ना सेल का, यही है इस तरीके से। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये CO2 है, सॉरी O2 है, बाहर है O2, सेल के अंदर उसको चाहिए, ज़रूरत है सेल के अंदर। तो क्या होगा, यहाँ पर O2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, आपका सेल के बाहर ज़्यादा होगा। मतलब कि सेल के बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, सेल के अंदर बहुत ही कम है। तो क्या होगा, यहाँ पर डिफ्यूज़न का प्रोसेस होगा, और डिफ्यूज़न की मदद से सेल जो है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन को पार करते हुए जो हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर पहुँच जाएंगे। ठीक है, सेल के अंदर पहुंच गए, और धीरे धीरे क्या होगा, एक तरीके से एक ऐसा सिचुएशन बन जाएगा जब जितनी ज़रूरत है सेल के अंदर ऑक्सीजन की, उतना ऑक्सीजन पहुंच जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, एक तरीके से इक्विलिब्रियम हो जाएगा, और ऑक्सीजन जो है वो जितना ज़रूरत था उतना मिल गया। अब उसी तरीके से मान लीजिए कि इसको उल्टा मान लीजिए। उल्टा मानने का मतलब क्या है, मतलब ये है सेल का आउटर साइड और ये सेल का इन है। तो अंदर क्या है, CO2 ज़्यादा मात्रा में है, CO2 अंदर ज़्यादा मात्रा में हुआ। कैसे कैसे भैया, सिंपल सा बात है भाई, O2 आया अंदर, वो अंदर रिएक्शन वगैरह हुआ, जो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन करना था वो हुआ, O2 यूज़ हो गया, प्रोड्यूस क्या हो गया, CO2 हो गया, CO2 प्रोड्यूस हो गया, CO2 यहाँ पर सेल के अंदर ज़्यादा हो गया। सेल के अंदर जब CO2 ज़्यादा हो जाएगा, फिर से क्या होगा, ये जो लेयर है आउटर मोस्ट लेयर, उसके थ्रू क्या होगा, हमारा CO2 पार करके बाहर की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि CO2 के अंदर, सॉरी सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो आपका ज़्यादा है CO2 का, और बाहर क्या है, लो कंसंट्रेशन है। प्रोसेस कौन सा होगा, डिफ्यूजन होगा। बाहर, अंदर से बाहर की ओर जो आपका सेल है वो क्या करेगा, मूव करेगा, अंदर से बाहर, सॉरी सेल मूव करेगा बोल रहा हूँ, CO2 मूव करेगा, और इस तरीके से जो आपका वेस्ट मटेरियल है CO2 है वो आपका सेल के बाहर निकल जाएगा। तो जो हमारा CO2 है, O2 है, या फिर दूसरे और भी जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, उन सारों का मूवमेंट अंदर बाहर कैसे होता है, तो वो हमारा डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से होता है। यहाँ पर वही चीज़ को लिख कर समझाया गया, तो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, हमको पढ़ना ज़रूरी है, NCERT पढ़ना ही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है समथिंग सिमिलर टू दिस हैपेंस इन सेल व्हेन, फॉर एग्जांपल, मतलब कि जो यहाँ पर हमारा डिफ्यूजन का प्रोसेस है कि भाई जो हमारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, वही प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन का मतलब क्या, मतलब कि जैसे ये अगर सेल मेम्ब्रेन है, ये इनसाइड है और ये हमारा आउटसाइड है, तो यहाँ पर अगर हमारा O2 के मूवमेंट की बात हो रही है तो सिर्फ O2 का कंसंट्रेशन देखा जाएगा। सेल के अंदर O2 लो है, बाहर अगर हाई है कंसंट्रेशन O2 का, ऑक्सीजन का, तो क्या होगा, अंदर की ओर मूवमेंट होगा। अगर इसका उल्टा हो जाए, O2 मूवमेंट अंदर हो जाए, मेरा मतलब है कि CO2 का आपका हाई अंदर हो जाए और लो ज़्यादा हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये आउटवर्ड की ओर मूवमेंट हो जाएगा। कंसंट्रेशन का सीधा मतलब क्या है, जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं उसी पार्टिकल के कंसंट्रेशन की यहाँ पर बात होगी। O2 के मूवमेंट की बात होगी तो O2 का कंसंट्रेशन देखा जाएगा, CO2 के मूवमेंट की बात होगी तो CO2 का कंसंट्रेशन देखा जाएगा। अब ये कंसंट्रेशन क्या होता है, ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल सा चीज़ है कि भाई कौन सा पार्टिकल कितनी मात्रा में है। हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या, मतलब पार्टिकल ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। लो का
मतलब क्या, या तो बिल्कुल भी नहीं है या तो बहुत थोड़ा सा है। यही चीज़ आपका हाई और लो कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि पार्टिकल का अमाउंट कितना है, कम है या फिर ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पर CO2 का एग्जाम्पल हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखिए CO2 क्या होता है। CO2 एक तरीके का सेलुलर वेस्ट होता है जिसको कि सेल से बाहर निकालना ज़रूरी होता है। सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, मतलब जो हमारा सेल है, सेल के आउटसाइड में क्या है, CO2 का मात्रा कम है, क्योंकि बाहर में तो भाई CO2 कुछ बन रहा नहीं है। तो क्या हो रहा है, आउटसाइड में हमारा CO2 का कंसंट्रेशन लो होगा और इनसाइड में क्या होगा, CO2 का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, क्योंकि CO2 लगातार सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। और यहां पर क्या होगा, जैसे ही डिफरेंस क्रिएट होगा CO2 के कंसंट्रेशन का इनसाइड और आउटसाइड में, अंदर हाई जैसे ही होगा बाहर लो जैसे ही होगा, जो कि हमेशा लगभग रहता ही है, तो क्या होगा, CO2 सेल से बाहर मूव करना शुरू कर देगा। CO2 सेल से बाहर मूव करने लगेगा क्योंकि सेल के अंदर हाई कंसंट्रेशन है CO2 का और सेल के बाहर लो कंसंट्रेशन है CO2 का। और ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से। उसी तरीके से जो हमारा O2 होता है, O2 हमारा सेल के अंदर आता है, सेल के अंदर ऑक्सीजन का लो कंसंट्रेशन है। क्यों भैया, क्यों लो कंसंट्रेशन है, क्योंकि सेल के अंदर जो O2 है वो लगातार यूज हो रहा है CO2 को प्रोड्यूस करने में, एनर्जी जनरेट करने में, सेल के सारे फंक्शन को परफॉर्म करने में। इसलिए O2 का, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अंदर लो हो जाता है। सेल के बाहर कंसंट्रेशन हाई कैसे हो जाता है, तो भाई हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों की मदद से, सारे ब्लड सेल्स की मदद से क्या होता है, शरीर के हर पार्ट्स में पहुंचता है, सेल के आसपास के इलाकों में O2 पहुंचते रहता है। तो यहाँ पर हमेशा कंसंट्रेशन हाई बना हुआ रहता है। इससे क्या होगा, यहाँ पर O2 का कंसंट्रेशन सेल के बाहर हाई हो जाएगा, सेल के अंदर O2 का कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो रहेगा, तो मूवमेंट इनवर्ट्स होगा, अंदर की ओर मूवमेंट होगा। क्यों, हाई टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है, तो क्या होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से ये हमारा मूवमेंट होते रहता है। ठीक है, इसीलिए जो डिफ्यूजन प्रोसेस है ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सेल्स में। जो आपके गैसेस एक्सचेंज होते हैं वो उनके लिए, मतलब कि सेल से अंदर बाहर जो गैसेस एक्सचेंज होता है उसके लिए भी, और एक सेल से दूसरे सेल में अगर आपका गैस का मूवमेंट होता है उसके लिए भी। मतलब कि मूवमेंट दो तरीके के हो सकते हैं। पहला तो सेल से जस्ट बाहर निकल गया, आपका जो भी एनवायरनमेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, मतलब सेल के बाहर वाला जगह, खाली जगह है तो खाली जगह में, या फिर बगल में कोई सेल है तो उस बगल वाले सेल में भी मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर डिफ्यूजन, ये बात ध्यान रखिएगा कि इस डिफ्यूजन दोनों तरीके का होता है जो कि मैंने बताया। एक तो आपका सेल के जस्ट बाहर, और एक सेल और दूसरा सेल बगल में है तो एक सेल से दूसरे सेल में, इस तरीके से भी डिफ्यूजन होता है। एक सेल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस प्रकार का भी डिफ्यूजन होते रहता है, जिससे कि O2 पार्टिकल्स, CO2 पार्टिकल्स एक सेल से दूसरे सेल, इस तरीके से सारी चीज़ें मूव करते रहते हैं। ठीक है, अब यहां पर कहा जा रहा है कि वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। पानी जो है, पानी भी इस तरीके से डिफ्यूजन के प्रोसेस को फॉलो करके सेल के अंदर बाहर मूवमेंट करता है। और यहां पर कहा जा रहा है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ओस्मोसिस। अब यहां पर एक अलग प्रोसेस है, क्या है, ओस्मोसिस। लेकिन यहां पर एक बात समझ लीजिए कि ओस्मोसिस ऐसा नहीं है कि कुछ नया चीज है, कुछ दूसरा चीज है, जी नहीं। ओस्मोसिस भी एक प्रकार का क्या है, डिफ्यूजन है। लेकिन उसमें ओस्मोसिस कब हम कहते हैं, जब हमारा मूवमेंट वाटर मॉलिक्यूल्स का हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ओस्मोसिस कहलाएगा। दूसरे पार्टिकल्स का अगर हम नाम लेंगे, उनका मूवमेंट हो रहा है तो क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि अगर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन की थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स का अगर मूवमेंट होता है तो वो क्या कहलाता है, ओस्मोसिस कहलाता है। और जो मूवमेंट होता है वाटर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, ये अफेक्ट होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब ये क्या चीज है भाई, ये चीज का मतलब ये है कि जैसे अगर मान लीजिए सेल है, मान लीजिए सेल है, ये सेल के बाहर का इलाका है, ये पूरा इलाका सेल के बाहर का है। यहां पर ऑक्सीजन, वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, ये कैसे तय होगा,
तो भाई वाटर में जो दूसरे पार्टिकल्स मिले हुए हैं, जैसे मान लीजिए 1 लीटर है हमारा सॉल्यूशन, उसमें से 500 ml हमारा वाटर है, 500 ml क्या है, हमारा सॉल्ट मिला हुआ है। तो क्या हो गया, यहां पर वाटर का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब दूसरा सॉल्यूशन देखिए, 1 लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें 800 ml हमारा क्या है, वाटर है, 200 ml हमारा क्या है, 200 ml हमारा सॉल्ट है या फिर शुगर है। तो यहां पर क्या हो गया, वाटर का कंसंट्रेशन इसमें हाई हो गया। क्यों, क्योंकि दूसरे पार्टिकल्स कम अमाउंट में यहां पर मिक्स हैं। तो यही चीज यहां पर कहा जा रहा है कि जो वाटर का मूवमेंट है ये दूसरे सब्सटेंस कितना डिसॉल्व्ड है वाटर में उस पर भी डिपेंड करता है। यानी कि सिंपली बात कहें तो वाटर का कंसंट्रेशन कितना है, वाटर में दूसरे पार्टिकल्स ज्यादा मिले होंगे तो कंसंट्रेशन कम होगा, कम मिले होंगे दूसरे पार्टिकल्स तो कंसंट्रेशन वाटर का हाई होगा। ठीक है। अब यहां पर सिंपली इसका मतलब क्या हुआ, ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन। मतलब कि जहां पर वाटर कंसंट्रेशन लो होगा वहां पर पानी आएगा, कहां से, जहां पर वाटर का हाई कंसंट्रेशन होगा। जैसे यही एग्जांपल अगर हम लें तो इस एग्जांपल में यहां पर क्या है, वाटर कंसंट्रेशन हाई है क्योंकि जो दूसरे पार्टिकल्स है वो कम मात्रा में है, यहां पर वाटर कंसंट्रेशन लो है तो क्या है, यहां पर क्योंकि दूसरे पार्टिकल ज्यादा मात्रा में है। तो ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन में मूवमेंट कहां से कहां होगा, यहां से यहां होगा। यहां पर कंसंट्रेशन हाई है वाटर का, यहां पर लो है तो यहां पर पानी आएगा, यहां से पानी जाएगा। मतलब समझ गए, मतलब सिंपल है। अब यहां पर देखिए, यहां पर 3 प्रकार के कंडीशन होते हैं, 3 प्रकार के कंडीशन होते हैं। सेल जब भी एक आपका प्रेजेंट होता है तो वहां पर 3 प्रकार के सिचुएशन क्रिएट होते हैं। यहां यानी 3 प्रकार के सिचुएशन कौन कौन से हैं, तो यहां पर आपको पहला तो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा है आइसोटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये तीनों क्या होते हैं इनको हम जरा सा पढ़ लेते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या होगा, पहला कंडीशन, पहले कंडीशन में यह होगा कि जो सेल है, सेल के आसपास का जो सराउंडिंग है वहां पर हाई वाटर कंसंट्रेशन हो जाएगा, वहां पर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। और सेल के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन लो होगा। यानी कि बाहर में जो वाटर है वो काफी डाइल्यूट है। डाइल्यूट मतलब कि वाटर में दूसरे पार्टिकल्स कम मात्रा में मिले हुए हैं। तो वाटर क्या है, बाहर हाई कंसंट्रेशन है वाटर का सेल के बाहर, और सेल के अंदर क्या है, लो कंसंट्रेशन है। तो आप सोच सकते हैं यहां पर क्या होगा, वाटर पार्टिकल्स जो होंगे उनका मूवमेंट सेल के बाहर से सेल के अंदर की ओर होगा। और ये सिचुएशन क्या कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब सिचुएशन ये नहीं कहलाएगा, मतलब कि सेल के बाहर का जो ये कंडीशन है, सेल का और सेल के बाहर का कंडीशन, ये मिक्स होके क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या हो गया, मतलब कि जैसे मान लीजिए ये सेल को यहां पर हमने रखा है इस जार में, तो सेल के बाहर वाला जो हमारा है इन्वायरमेंट, वहां पर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर कम है। तो सेल जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने लगेगा, वाटर को अपने अंदर लेने लगेगा, और सेल जो है वो क्या कर जाएगा, फूल जाएगा। इस तरीके से देख सकते हैं, फूल जाएगा। नॉर्मल ऐसा होता है, इस तरीके से फूल कर बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर कंसंट्रेशन सेल के अंदर कम था और वो क्या करना चाहेगा, बाहर के वाटर कंसंट्रेशन के बराबर होना चाहेगा। और यहां पर यही चीज कहा जा रहा है कि क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि जो यहां पर कंडीशन समझाया गया उसको स्पेशली मैं थोड़ा समझा दे रहा हूं कि देखिए, जब सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होता है जो, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर से बाहर भी जा सकते हैं, बाहर से अंदर भी जा सकते हैं, दोनों तरफ का मूवमेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ का मूवमेंट होगा, मूवमेंट दोनों तरफ से हो सकता है। लेकिन जहां पर लो कंसंट्रेशन है और वहां पर आएगा ज्यादा आएगा, थोड़ा मोड़ा भले बाहर चला जाए, लेकिन
हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर ज़्यादा पार्टिकल्स वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे, थोड़ा मोड़ा भले बाहर निकल जाए। तो ये सिचुएशन होता है और इसका रिजल्ट क्या होगा कि सेल जो है वो पूरा फूल जाएगा। कैसा फूल जाएगा, यहां पर मैंने आपको इमेज दिखाया, इस तरीके से नॉर्मल ऐसा होता है आरबीसी, लेकिन फूलकर ऐसा हो जाएगा अगर उसको क्या मिल जाए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मिल जाए। ठीक है, अगला क्या है, अगला आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो बाहर का मीडियम है, सेल के बाहर का मीडियम, सेल के आसपास का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, उसका वाटर कंसंट्रेशन कितना है, जितना कि सेल के अंदर है। सेल के अंदर और सेल के बाहर वाटर कंसंट्रेशन क्या है, लगभग इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, एक सिचुएशन होगा जिसको कि हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। वैसे सिचुएशन को नहीं कहेंगे, ये पूरा कंडीशन कि भाई सेल के बाहर सॉल्यूशन, सेल के अंदर सॉल्यूशन, दोनों का हमारा क्या है, हमारा वाटर कंसंट्रेशन सेम है, तो ये क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो रेड ब्लड सेल्स हैं, एग्जांपल रेड ब्लड सेल की ले रहे हैं, उसके साइज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जैसा नॉर्मल होता है उसी तरीके से नॉर्मल उसका साइज बना हुआ रहेगा, उसके साइज में ना कोई बढ़ोतरी होगी ना वो श्रिंक करेगा। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट यही होता है कि देखिए वाटर जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर दोनों तरफ मूवमेंट कर सकता है। वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर भी आ सकते हैं, कुछ अंदर वाले बाहर भी जा सकते हैं, और ये जो मूवमेंट होगा ये बराबर होगा, थोड़ा बाहर जाएगा थोड़ा अंदर आएगा, थोड़ा बाहर जाएगा थोड़ा अंदर आएगा, और इस तरीके से जो सेल का शेप है वो बना हुआ रहेगा, नेचुरल बना हुआ रहेगा। इसके बाद है अगला नेक्स्ट, वो क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हो जाता है कि जो वाटर कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर ज्यादा हो जाता है, हाई कंसंट्रेशन सेल के अंदर हो जाता है, और सेल के बाहर आसपास के जो इन्वायरमेंट है वहां पर वाटर कंसंट्रेशन काफी कम हो जाता है। इस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि जो सेल है वो पानी लूज करने लगता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए, और यहां पर ये सॉल्यूशन क्या कहलाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। और यहां पर आपको ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है, यहां पर जैसे देख सकते हैं कि ये सेल श्रिंक कर गया। क्यों श्रिंक कर गया, क्योंकि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यहां पर क्रिएट हुआ। सेल के अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन है वो हाई है, और सेल के बाहर जो वाटर कंसंट्रेशन है वो लो है, और यहां पर इसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर से बाहर की ओर मूव करते हैं, और क्या हो जाता है, सेल यहां पर श्रिंक कर जाता है। और यहां पर यही चीज आपको यहां पर आगे समझाया गया है कि भाई देखिए यहां पर क्या होगा, वाटर दोनों तरफ मूव कर सकते हैं, थोड़े थोड़े पार्टिकल्स, लेकिन ज्यादा किस तरफ मूव करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर, यानी सेल के अंदर से सेल के बाहर की ओर। तो इस तरीके से क्या होगा, सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। इसलिए ओस्मोसिस क्या है, ओस्मोसिस एक तरीके का स्पेशल कंडीशन है डिफ्यूजन का, जिसमें कि हम स्पेसिफिकली क्या बात करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करेगा, अंदर और बाहर की ओर मूवमेंट करेगा, सिलेक्टिवली परमिएबल के मेम्ब्रेन के इस पार से उस पार। ठीक है, तो इसके आगे अगर हम बढ़े तो आगे हमें क्या करना है, एक एक्टिविटी देखना है। अब एक्टिविटी में क्या है वो जरा सा हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5.3। अब ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है कि जो ऊपर हमने पढ़ा, यहाँ पर जो हमने पढ़ा डिफरेंट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, उसको आपको रियल लाइफ में टेस्ट करना है। टेस्ट किस चीज़ के साथ करना है, एग के साथ करना है, अंडे के साथ करना है। तो अंडा आपको पता है कि भाई जो कच्चा अंडा होता है जो कि आप खाते हैं, या फिर आपने देखा होगा, नहीं खाते होंगे तो जो कच्चा अंडा होता है उसके ऊपर आउटर सेल होता है एक, उसके अंदर अंडा होता है। ठीक है, तो क्या करना है, आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में उस अंडे को डाल देना है। उससे क्या होगा, आपको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है। उसमें डालने से क्या होगा कि जो आपका अंडा है, अंडे के ऊपर का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ऐसा एग आपको मिलता है, लेकिन इसको जब आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालिएगा तो इसका आउटर जो कवरिंग है जो कि टूट जाता है वो आपका खत्म हो जाएगा, वो आपका नष्ट हो जाएगा, और इस तरीके से एक ऐप का इस तरीके से अंडा हो जाएगा।
मतलब जो हार्ड शेल है अंडा का, ऊपर का खोल हार्ड, वो गल कर गायब हो जाएगा, क्योंकि वो जो कवर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। और उसके बाद पतला सा स्किन का एक लेयर बचेगा इस अंडे के ऊपर, जो कि आपका सिंपल एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होगा। ठीक है, ये आपका एक सेल हो गया। सेल का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्या, अंडा। और इस प्रकार से आप देखें तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसके अंदर अंडा, और उसके अंदर आपका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, यहां पर आपको इसको साफ वाफ कर लेना है पानी के जरिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ओस्मोसिस प्रोसेस करवाना है। ओस्मोसिस प्रोसेस करवाने का मतलब क्या है कि देखिए, अगर आप इस अंडे को, जिसका कि शेल आपने हटा दिया और सिर्फ इसके ऊपर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बचा है, इसको जब आप डिस्टिल्ड वाटर में डालिएगा, डिस्टिल्ड वाटर का मतलब क्या, उसमें कोई भी मिनरल्स वगैरह, साल्ट, शुगर कुछ भी नहीं है, एकदम प्योर वाटर है। तो अगर आप इसको डिस्टिल्ड वाटर में डालते हैं तो ये इस तरीके से फूल जाएगा, और ये एक पूरा फूल जाएगा। थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा, यहां पर देखिए, ये एक इस तरीके से फूल जाएगा। लेकिन इसी तरीके से एग को जब आप डाल देते हैं किसी ऐसे सॉल्यूशन में जिसमें कि शुगर या फिर सॉल्ट या फिर कोई दूसरा इंप्योरिटी एडेड है, तो वहां पर ये सेल जो है ये श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या सिचुएशन बना, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का सिचुएशन यहां पर बना, और उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या हमने पढ़ा। इसके बाद आपका है एक्टिविटी 5.4। 5.4 एक्टिविटी क्या है, सिंपल सा एक्टिविटी है जिसमें कि जो आपके दाने होते हैं, रेजिन्स होते हैं, जैसे कि आपका जो किशमिश होता है, किशमिश को आपने कभी फुलाकर खाया होगा, या फिर फुलाया जाता है कि भाई इसको पानी में डाल दो, रात भर छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, वो फूल जाता है। तो वो क्यों फूल जाता है, इसी ओस्मोसिस की वजह से फूल जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने कुछ एग्जाम्पल देख लिए जिससे कि हमारा ओस्मोसिस वगैरह हुआ। अब यहां पर आपका ओस्मोसिस का जो रियल वर्ल्ड आपका यूज है वो कहां पर है, वो आपके जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, साफ पानी वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ऑस्मोसिस के मदद से ही क्या करते हैं, वाटर अपने सेल के अंदर, अपने शरीर के अंदर लेते हैं। इसके अलावा प्लांट का जो रूट होता है वो भी वाटर को एब्जॉर्ब करता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए। जैसे कि अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर ये प्लांट है, तो प्लांट अपना जो रिक्वायरमेंट है उसका, उसमें जो उसका वाटर का रिक्वायरमेंट है, वाटर का रिक्वायरमेंट वो कैसे पूरा करता है, तो वो जमीन के नीचे से वाटर लेता है। जमीन के नीचे से वाटर कैसे लेता है, तो वो ओस्मोसिस प्रोसेस के जरिए लेता है, ओस्मोसिस प्रोसेस के जरिए। तो इस तरीके से प्लांट अपने वाटर के नीड्स को पूरा करता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो यहां पर आगे बताया जा रहा है कि देखिए जो डिफ्यूजन है वो, क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए सेल्स जो होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और भी जो दूसरे वाटर का भी लेने का काम हुआ ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए वो लेते हैं। तो इसलिए जो लाइफ होता है, सेल का लाइफ, उसके लिए डिफ्यूजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और इसके अलावा अपने आसपास के एनवायरनमेंट से न्यूट्रिशन लेने का भी काम ये लोग करते हैं। मतलब जो प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल जो होते हैं वो न्यूट्रिशन भी लेते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन लेने का जो प्रोसेस है उसमें आपको एक दूसरा प्रोसेस यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, जिसके जरिए जो सेल है उसके अंदर बाहर जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स है वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये एटीपी क्या है, एटीपी के रूप में एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। तो जैसे हमको पता है कि भाई ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज एक तरीके से एनर्जी का फॉर्म है। ग्लूकोज जब हम लेंगे तो ग्लूकोज क्या होगा, वो टूटेगा और हमको एनर्जी मिलेगा। उसी तरीके से शरीर के अंदर जो सेल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं उनमें जो आपको एक्टिविटी होता है, वो एक्टिविटी करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है वो आपका एटीपी के रूप में चाहिए होता है। एटीपी एक प्रकार का मॉलिक्यूल है जिसको कि यूज किया जाता है सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के द्वारा अपने जो बेसिक फंक्शन है, सेल के अंदर जो बेसिक फंक्शन है उसको पूरा करने के लिए। जैसे हमारे यहां पर बैटरी होता है ना,
तो आप वहां पर समझ सकते हैं कि सेल के अंदर एक प्रकार का मॉलिक्यूलर बैटरी है ये, मतलब कि इसी से ताकत मिलता है सेल के सारे फंक्शंस को करने के लिए। कोई केमिकल रिएक्शन करना है, कुछ भी करना है, वो एटीपी के रूप में ही एनर्जी यूज होती है, ठीक है। अब यहां पर आगे बताया जा रहा है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या फिर जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो काफी फ्लेक्सिबल होता है और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है। और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? लिपिड्स और प्रोटीन। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो किस चीज का बना होता है? तो लिपिड्स और प्रोटीन के बने हुए होते हैं। लेकिन बात है कि ये जो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं या फिर जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, इनको हम नेचुरली आसानी से देख नहीं सकते हैं। इनको देखने के लिए हमको क्या करना होता है? हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करना होता है, तभी हम इन सेल्स को देखने पाते हैं। अब यहां पर आगे देखें तो आगे यहां पर कहा जा रहा है कि द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट। यानी कि जो आपके जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्योंकि फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबल होने की वजह से उसको फायदा ये होता है कि जो सेल है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फूड है या फिर और भी जो दूसरे आइटम्स हैं उनको सेल के अंदर वो ले सकता है। और इस प्रोसेस को जो हम कहते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है इंडोकाइटोसिस। इंडोकाइटोसिस का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा अमीबा में, कि अमीबा जो है वो आपके इस प्रकार के प्रोसेस के जरिए क्या करता है? अपने जो फूड का है उसको इनगल्फ करता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि इंडोकाइटोसिस सिर्फ आपके अमीबा में होता है, बल्कि जो आपके प्लांट सेल होते हैं, एनिमल सेल होते हैं, सब में इंडोकाइटोसिस होता है। तो इंडोकाइटोसिस क्या होता है उसको मैं जरा सा आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको ये चीज क्या हो समझ में आ जाए कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर आप जैसे कि देख सकते हैं, यहां पर जरा सा देखिए, यहां पर क्या हुआ? ये एक सेल है, ये पूरा क्या है? ये पूरा हमारा सेल है। एक सेकेंड, ये पूरा हमारा सेल है। अब सेल में बाहर अगर खाना है तो इस तरीके से क्या होगा? इस तरीके से ऐसे प्रोसेस करके और लिक्विड या फिर कोई भी फूड आइटम है उसको अपने शरीर के अंदर ले लिया जाएगा और इस तरीके से क्या होगा? इंडोकाइटोसिस प्रोसेस होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारा ऑर्गेनिज्म है, सेल है, ये फूड आइटम है, इसको अंदर लेना है, तो क्या होगा? इस तरीके से जो बाउंड्री है उसको फैलाकर उसको डिफरेंट शेप में कन्वर्ट करके और क्या होगा? फूड को अंदर ले लिया जाएगा और यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? इंडोकाइटोसिस कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आगे यहां पर क्या आ जाता है? आगे हमारे सामने आ जाता है नेक्स्ट क्या है भाई? एक्टिविटी 5.5। ये आपको एक तरीके से सिंपली कहता है कि आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में पता कीजिए कि क्या होता है, कैसे काम करता है, और अपने आसपास के लोगों से डिस्कस कीजिए। और देखिए चैप्टर में जितने भी आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप खुद से आंसर करने का कोशिश कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं कोई बात नहीं है, हम लोग आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम लोग क्या करेंगे? एनसीईआरटी सॉल्यूशन की बात करेंगे, मतलब सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। चैप्टर वाइज वो वीडियो आ रहा है, इस चैप्टर का भी बहुत ही जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन खत्म होता है। इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं सेल वॉल के बारे में, कि आखिर ये सेल वॉल क्या होता है। तो देखिए सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल जो फीचर है ये आपको पाया जाता है प्लांट सेल में। ऐसा नहीं है कि वो आपको एनिमल सेल में मिलेगा, जी नहीं। हमारे सेल या फिर कोई भी जो जानवर अपने आसपास देखते हैं उनके सेल में ये आपका सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ आपके जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट के सेल्स होते हैं, उनमें पाया जाता है। अब ये क्या होता है, सिंपली अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये एक प्रकार का हमारा आउटर लेयर होता है, आउटर कवरिंग होता है, जो कि प्लांट के सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। और ये बहुत ही हार्ड होता है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने क्या पढ़ा कि वो फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन जो हमारा सेल वॉल होता है ये बहुत ही हार्ड होता है, रिजिड होता है, ठीक है। और ये एक तरीके से जो प्लांट सेल है उनको बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। और जो सेल वॉल होता है वो आपका जो प्लांट सेल वॉल होता है ये आपका बना हुआ होता है सेलुलोज का। तो यहां पर आपका क्वेश्चन बना आ जाएगा कि ये प्लांट सेल का सेल वॉल किस चीज का बना हुआ होता है? सेलुलोज का बना हुआ होता है। और हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किस चीज का बना हुआ होता है? लिपिड्स और प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। तो यहां पर एक बात और जान लीजिए कि शायद मैंने ध्यान दिलाया नहीं या फिर बताया नहीं, कि जो ये सेल वॉल होता है ना, ये आपका आउटर लेयर होता है, लेकिन इसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन भी होता है। ऐसा नहीं है कि प्लांट सेल में आपको सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा,
सेल मेम्ब्रेन होगा, उसके ऊपर से एक लेयर होगा जो कि हमारा क्या होगा, सेल वॉल होगा। मतलब क्या समझे, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर से सेल वॉल का एक प्रोटेक्शन लेयर होगा। अब यहां पर ये सेलुलोज का बना हुआ होता है। सेलुलोज, जो सेलुलोज से जो सेल वॉल बना हुआ होता है, ये क्या करता है, स्ट्रेंथ देता है, मतलब सेल वॉल को भी मजबूती देता है। और क्योंकि पूरे प्लांट के हर सेल में सेल वॉल है, इस वजह से जितने भी आपके प्लांट होते हैं उनमें जो रिजिडिटी, मजबूती, ताकत हमें देखने को मिलती है, वो किसकी वजह से होती है, सेल वॉल के वजह से होती है। अब यहां पर एक चीज यहां पर बात की गई है स्पेशल, कि देखिए ऊपर हमने क्या देखा था, ऊपर हमने देखा कि भाई जब हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्रिएट होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्रिएट होता है, तब हमारा सेल या तो श्रिंक कर जाएगा या तो फूल जाएगा, ऊपर हमने देखा था। लेकिन जब हम बात कर लेते हैं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में जो हमारा ऑस्मोसिस होगा, ऑस्मोसिस के वजह से अगर हमारा प्लांट सेल श्रिंक करता है, जैसा कि ऊपर हमने देखा, ऑस्मोसिस की वजह से अगर हमारा प्लांट सेल श्रिंक करता है, तो उसमें हमारा जो सेल वॉल है ना, वो श्रिंक नहीं करेगा, सेल वॉल अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखेगा, और जैसा उसका नेचुरल स्ट्रक्चर है वैसा वो बना करके रखेगा। तो इसको मैं जरा सा आपको इमेज दिखाता हूं, तब आपको अच्छी तरीके से ये चीज समझ में आएगा। यहां पर देखिए, यहां पर इस इमेज में देख सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल कंडीशन हो गया। नॉर्मल कंडीशन मतलब क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, अंदर बाहर दोनों तरफ हमारा क्या है, हमारा जो कंपोजिशन है वो लगभग बराबर है, ठीक है। लेकिन यहां पर हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्रिएट होता है, मतलब जो सेल है वो क्या करेगा, वाटर लूज करेगा, ठीक है। अब यहां पर वाटर लूज करेगा तो जो हमारा सेल है वो इतने बड़े से होकर इतना छोटा सा श्रिंक होकर हो जाएगा। लेकिन क्या आपको यहां पर दिख रहा है कि सेल वॉल श्रिंक हुआ क्या, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सेल वॉल अपना स्ट्रक्चर, अपना साइज, अपना शेप मेंटेन करके रखता है। वहीं उसका उल्टा हो, जब हमारा क्या हो, सेल में आपका क्या हो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो, सेल वाटर गेन करे और सेल फूल जाए, पूरा फूल जाए सेल, प्लांट सेल। तो जब ये प्लांट सेल फूलेगा ना, तो इस प्लांट सेल को क्या करेगा, फूलने से भी रोक देगा ये सेल वॉल। मतलब थोड़ा मोड़ा भले ही स्ट्रेच कर जाए, लेकिन अपने इस साइज से ज्यादा बड़ा नहीं होने देगा प्लांट सेल को। और क्या करेगा, उसको इस कंडीशन में भी मेंटेन करके रखेगा, उसकी रिजिडिटी को क्या करके रखेगा, मेंटेन करके रखेगा। और इससे क्या होगा कि देखिए, जो एनिमल सेल होते हैं, जब वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जाते हैं, जब उनको बहुत ज्यादा वाटर वो गेन करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो कई बार बर्स्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि प्लांट सेल में एक प्रोटेक्टिव लेयर है, तो वो इस तरीके से जो प्लांट सेल है उसको ज्यादा फूलने से रोकता है और बर्स्ट करने से रोकता है। इस वजह से जो प्लांट सेल होते हैं, ये आपके ज्यादा जो टफ सिचुएशन है उनको मेंटेन करने पाते हैं, उनको झेलने पाते हैं हमारे एनिमल सेल के कंपैरिजन में, ठीक है। अब यहां पर एक्टिविटी 5.6 है, ये थोड़ा उतना इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नहीं है, आप चाहें तो इसको खुद से देख सकते हैं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको आपको आगे बढ़ा रहा हूं। इसमें सिंपली क्या है, इसमें यही चीज प्रोसेस की बात की गई है कि जो प्लाज्मोलिसिस है, ये आपको लिविंग सेल में होता है, डेड सेल में नहीं होता है। इसको आपको टेस्ट करने के लिए बताया जा रहा है। तो यहां पर सिंपली उसका आंसर है कि भाई ये प्लाज्मोलिसिस लिविंग सेल में होता है। अब ये प्लाज्मोलिसिस क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका प्लांट सेल होता है वो क्या करता है, वाटर लूज करता है जब वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में होता है, और उससे क्या होगा, प्लांट सेल श्रिंक कर जाएगा, लेकिन सेल वॉल श्रिंक नहीं करेगा। और यही हमारा प्रोसेस क्या हुआ, प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस हुआ, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहां पर बात की गई है कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल जो है वो आपके जो प्लांट और प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, और उसके अलावा कुछ आपके फंगी और बैक्टीरिया में, कुछ गिने चुने बैक्टीरिया और फंगी में ये पाया जाता है। तो यहां पर इस तरीके से बहुत टफ सिचुएशन को भी झेलने में ये सेल वॉल मदद करता है। और यहां पर क्या होगा, सेल जो है वो बना हुआ रहेगा, चाहे वो बिल्कुल श्रिंक हो जाए या बहुत फूल जाए, दोनों कंडीशन में सेल वॉल अपना स्ट्रक्चर को लूज नहीं करेगा। और यहां पर इसकी वजह से ही एनिमल सेल के कंपैरिजन में प्लांट सेल काफी मजबूत होता है। इसके बाद आगे बढ़े तो आगे यहां पर बात की गई है न्यूक्लियस की, यानी अब हम न्यूक्लियस की बात करने वाले हैं। तो भाई न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस के बारे में सिंपली बात करें तो पूरे सेल में एक छोटा सा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो कि आपका काफी माइन्यूट होता है, छोटा सा होता है, जो कि आपने सेल के स्ट्रक्चर में देखा ही होगा कि वो क्या होता है। नहीं देखा तो मैं जरा सा आपको इमेज के जरिए दिखा दूं। यहां पर देखिए, ये पूरा सेल है, ये प्लांट सेल का इमेज है। इसमें ये जो स्ट्रक्चर दिख
देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है ये डिटेल में नहीं बताया गया है, लेकिन यहां पर देखिए इस तरीके से न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के बीच में होता है। न्यूक्लियस में कई सारी चीजें होती हैं, उनके बारे में जरा सा हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें होती है भाई। तो यहां पर अगर हम लोग ऊपर देखें तो यहां पर क्या कहता है, यहां पर कहा जा रहा है कि भाई सिंपल सा बात है कि यहां पर ऊपर एक्सपेरिमेंट की बात की गई है कि आयोडीन सॉल्यूशन हमने डाला था, उससे हमें क्या पता चला, उससे पता चला कि पूरे सेल के बीच में एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो अलग कलर का दिखता है अगर हम उसको माइक्रोस्कोप स्कोप वगैरह से देखें। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर हमको वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि भाई वो तो एक्टिविटी का पार्ट है, एक्टिविटी में हमने ऊपर देखा था, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़ें तो आगे हम बात कर लेते हैं सेल्स के न्यूक्लियस के बारे में कि ये न्यूक्लियस क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ये सारी चीज़ें। अब यहां पर बात करें तो न्यूक्लियस क्या होता है, सेल का एक हिस्सा होता है, सेल का एक कहें तो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। और इस तरीके से न्यूक्लियस का आपका स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं सेल में ये न्यूक्लियस है और भी दूसरे ऑर्गेनेल्स है, लेकिन न्यूक्लियस हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये सेल का न्यूक्लियस है। अब यहां पर बात करें तो जो न्यूक्लियस होता है इसका एक कवरिंग होता है, और इस कवरिंग को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे हमारे सेल का एक सेल मेम्ब्रेन होता है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसी न्यूक्लियस का भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और न्यूक्लियस क्या सेल में जितने भी आपके ऑर्गेनेल्स होते हैं, सभी ऑर्गेनेल्स के आपके स्पेशल क्या होते हैं, उनके प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस का, वो उसमें काफी सारे पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मटेरियल का ट्रांसफर होता है न्यूक्लियस के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू। जैसे सेल मेम्ब्रेन कुछ चीजों को अंदर बाहर होने देता है, उसी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी कुछ चीजों को अंदर बाहर होने देता है। और यहां पर न्यूक्लियस के जस्ट बाहर क्या आ गया, साइटोप्लाज्म आ गया। यानी कि जो आपका ये सेल का इलाका है, जो ये पूरा इलाका है ना, ये पूरा इलाका क्या हो गया, ये साइटोप्लाज्म है सेल के चारों तरफ, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, और बीच में क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर ये सेल है, सॉरी सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ये प्रोटेक्टिव लेयर हो गया, इसमें क्या है, ये सारे पोर्स हैं, यहां पर छेद है यहां पर, जिसके जरिए जो मटेरियल है वो न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में जा सकता है, और साइटोप्लाज्म से कहां आ सकता है, न्यूक्लियस के अंदर आ सकता है, ठीक है। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे यहां पर कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लियस है उसमें होता क्या है भाई, तो न्यूक्लियस जो है वो क्रोमोसोम्स को अपने पास रखता है, और ये आपके रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन ये जो रॉड शेप स्ट्रक्चर इन क्रोमोसोम्स का होता है, ये कब होता है, जब सेल डिवाइड होने लगते हैं। मतलब जिस समय सेल डिवाइड होना होगा उसी समय इस शेप में रॉड के शेप में हमें दिखेंगे, नहीं तो बाकी समय क्या होगा, बाकी समय ये आपको धागे के स्ट्रक्चर में दिखेंगे, जिसको कि हम क्या कहते हैं, जिसको कि हम कहते हैं क्रोमेटिन। एक सेकेंड, यहां पर दिख रहा होगा, यहां पर एक सेकेंड, यहां पर है देखिए, दिस डीएनए इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है ये आपको इंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड के रूप में दिखता है। यानी कि नॉर्मल टाइम में जब आप सेल को देखिएगा, वो उसमें जो न्यूक्लियस को देखिएगा, न्यूक्लियस कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। इसमें जो ये धागे जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये आपका क्या है, ये आपका है क्रोमेटिन मटेरियल, और इसी में आपको क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, डीएनए मौजूद होता है। लेकिन यही आपका जो ये क्रोमेटिन मटेरियल है, जब ये सेल डिवाइड होना होगा, जिस सेल का ये न्यूक्लियस है, तो क्या होगा, ये आपको क्रोमेटिन मटेरियल इस तरीके का स्ट्रक्चर ले लेगा। कैसा स्ट्रक्चर, ये क्रोमोसोम रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ऐसा स्ट्रक्चर ले लेगा। और इसमें क्या रहता है, डीएनए रहता है। डीएनए में क्या रहेगा, डीएनए में जानकारी रहती है कि जो नया सेल बनेगा उसका शेप क्या होगा, साइज क्या होगा, सारी जानकारी रहती है, ठीक है। अब यहां पर बात करें तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो यहां पर देखिए, जो आपका न्यूक्लियस है उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम आपको रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है, जो कि कब दिखेगा, जब सेल डिवाइड होने वाला हो उस समय दिखता है। और ये जो क्रोमोसोम है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपका इनहेरिटेंस का इंफॉर्मेशन रखता है कि जो हमारा सेल है उससे जो नया सेल बनने वाला है वो कैसा होगा, उसमें क्या जानकारी होगी, उसका शेप क्या होगा, साइज क्या होगा, सारी जानकारी कहां होती है, क्रोमोसोम में होती
होती है। यानी रिप्रोडक्शन के लिए, सेलुलर रिप्रोडक्शन के लिए जो क्रोमोसोम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पर बात करें तो जो क्रोमोसोम होता है वो किस चीज का बना हुआ होता है? डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। अब यहां पर यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भाई क्रोमोसोम में क्या क्या मौजूद होता है, तो डीएनए और प्रोटीन होता है। अब ये जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं ये आपका इंफॉर्मेशन रखने का काम करते हैं, कि मतलब कि जो आपका नया सेल बनेगा उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, सारी चीजें कहां होगा? डीएनए के पास होगी। और प्रोटीन आपका एनर्जी के लिए होता है, ठीक है। अब डीएनए में भी कई सारे हिस्से होते हैं जो आपके फंक्शनल सेगमेंट होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है, जो कि रियली में काम करते हैं। आपने सुना होगा कि भाई इसके जीन में ही ऐसा है, उसके जीन में ही ऐसा है, मतलब इस तरीके की बातें आपने जीन वर्ड सुना होगा, डीएनए भी सुना होगा। तो डीएनए क्या है? डीएनए एक तरीके से हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन रखने का काम करता है सेल के अंदर, कि जो नया सेल बनेगा या फिर नया ऑर्गेनिज्म बनेगा वो कैसा उसका शेप होगा, साइज होगा, ये सारे मतलब ये पूरा क्या हो गया आपका, क्या हो गया? डीएनए हो गया, क्रोमोसोम में मौजूद होता है। और इसमें ये सारे क्या हो गए? एक लाइन, ये आपके जीन हो गए, ठीक है। अब यहां पर बात करें तो यहां पर मुझे लगता है कि आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब यहां पर वही चीज बताई गई जो कि मैंने पहले बताया, कि जब सेल डिवाइड होने वाला होता है, यानी जब भी सेल का रिप्रोडक्शन होने वाला होता है, तो जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जो कि धागे नुमा स्ट्रक्चर है, वो क्या हो जाएगा? वो आपका रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका है नॉर्मल, मतलब कि नॉर्मल मस्ती कर रहा है, खेल कूद रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां पर क्या रहेगा? क्रोमेटिन मटेरियल रहेगा। लेकिन भाई बात है कि रिप्रोडक्शन के बारी आई, सेल बनाने का बारी आया, तो क्या हो जाएगा? उसका शेप चेंज होकर इस तरीके से आ जाएगा न्यूक्लियस के अंदर में। ये क्रोमोसोम होगा जिसमें डीएनए होगा, और क्रोमोसोम किस चीज का बना हुआ होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन का बना हुआ होता है। इस तरीके से डीएनए में क्या होगा? आपका जीन होता है, ठीक है। और जीन आपका इंफॉर्मेशन रखता है, डीएनए ही इंफॉर्मेशन रखता है, लेकिन डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं, ठीक है। यहां पर आगे वही चीज कहा गया है कि जो न्यूक्लियस है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है सेलुलर रिप्रोडक्शन के लिए। और यहां पर जो सेलुलर रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है? जो एक सेल है वो डिवाइड कर जाता है और दो नए सेल का निर्माण करता है। यानी एक सेल से क्या बन जाएंगे? दो सेल बन जाएंगे, और फिर दो से क्या बन जाएंगे? चार बन जाएंगे। इस तरीके से क्या होता है? हमारा रिप्रोडक्शन, सेलुलर रिप्रोडक्शन चलते रहता है, ठीक है। अब यहां पर आगे बात करें तो इसके अलावा और भी चीजों में जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, कि भाई जो आपका सेल है वो नया सेल जो बनेगा वो आपका कैसा बनेगा, कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, और इसके साथ ही और बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन यहां पर आपको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, यहां पर शॉर्ट में ही आपको निपटाया गया है कि भाई देख लो यहां पर क्या है, ये आपका सेलुलर रिप्रोडक्शन में काम करता है। लेकिन इसके अगर न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें न्यूक्लियोलस भी एक स्ट्रक्चर होता है, या फिर इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म, जो आपका न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको नहीं पढ़नी है, शॉर्ट में यहां पर जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़िए, याद कीजिए, एग्जाम में नंबर लाइए, कहानी खत्म कीजिए, ठीक है। अब यहां पर आगे कहें तो आगे यहां पर कहा जा रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जैसे कि कुछ है खास बैक्टीरिया होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो पुअरली डिफाइंड होता है। पुअरली डिफाइंड कहने का मतलब क्या हुआ? मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, न्यूक्लियस का आउटर प्रोटेक्टिव लेयर गायब रहेगा। और जब न्यूक्लियर का आउटर प्रोटेक्टिव लेयर गायब रहेगा तो न्यूक्लियस जैसा कुछ होगा नहीं। न्यूक्लियस जैसा मतलब एकदम डिफिनिट शेप तो होगा नहीं, क्योंकि आउटर प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है। तो यहां पर इस तरीके से जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है, इस तरीके के ऑर्गेनिज्म में उसको हम क्या कहते हैं? जहां पर कि न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है वो आपका न्यूक्लियोइड कहलाता है। मतलब क्योंकि यहां पर देखिए, जैसे हमने यहां पर देखा क्या है, यहां पर डिफिनिट शेप है। क्यों डिफिनिट शेप है न्यूक्लियस का? क्योंकि इसके बाहर से प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे पास। अब बाहर से हमारे पास प्रोटेक्टिव लेयर है तो इसके अंदर के चीज को बाहर से वो अलग कर रहा है। लेकिन क्योंकि यहां पर ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये और इस ऑर्गेनिज्म में क्या है, इस न्यूक्लियस के आसपास कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, तो यहां पर ये जो न्यूक्लियस है वो हमारा साइटोप्लाज्म से अलग है नहीं।
वो तो इंटरमिक्स है। तो यहां पर ये जो न्यूक्लियस का रीजन होगा जहां पर कि आपको न्यूक्लियर कंटेंट मौजूद होंगे, और ये सिर्फ आपका एक रीजन होगा, वहां पर कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होगा, बस इसके न्यूक्लियर के अंदर वाले मटेरियल आपको बस ऐसे ही बाहर क्या होंगे, घूमेंगे। क्रोमेटिन ऐसे ही आपको साइटोप्लाज्म में घूमेगा, या फिर आपका डीएनए घूमेगा, या फिर और भी चीजें घूमेंगी। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा न्यूक्लियोइड कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर इस प्रकार के जो सेल्स होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म जिसमें कि आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, वो कहलाते हैं प्रोकैरियोट। और वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं यूकैरियोट्स। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के बीच में क्या डिफरेंस होगा? पहला डिफरेंस कि भाई जो यूकैरियोटिक होंगे उनके जो सेल होगा, सेल के न्यूक्लियस का एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होगा जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, वो प्रेजेंट रहेगा। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होंगे उनमें सेल के अंदर न्यूक्लियस का आउटर प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होगा, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं रहेगा। ये एक डिफरेंस हो गया। अगला डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं जो कि आपके यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। जैसे कि अगर यहां पर हम लोग देखें तो ये आपका क्या है, ये आपका है एक प्रोकैरियोटिक सेल, और यहां पर है आपका ये एक यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का सिंपल डेफिनेशन क्या है कि भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। तो इनके अंदर जो आपके अलग अलग आपके फीचर्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे यहां पर क्या बात किया जा रहा है, आगे यहां पर बात किया जा रहा है कि बहुत सारे जो फंक्शंस होते हैं सेल ऑर्गेनेल के, वो परफॉर्म किए जाते हैं पुअरली डिजाइंड पार्ट्स। मतलब सिंपली कहें तो भाई जो आपका यूकैरियोटिक सेल होता है वो एक बेटर सेल होता है आपका प्रोकैरियोटिक से, और यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में काफी सारे डिफरेंसेस भी होते हैं। अब इसके अलावा एक और डिफरेंस बताया गया है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सा बात है कि भाई देखिए जो क्लोरोफिल होता है आपका फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में, यानी जो आपके प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, वहां पर जो आपका क्लोरोफिल होता है वो आपका मेम्ब्रस वेसिकल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, ना कि प्लास्टिड के साथ। यानी जो आपके प्लांट सेल होते हैं उसमें जो क्लोरोफिल होता है वो आपका प्लास्टिड के साथ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जो आपके ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं जहां पर कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वहां पर ये क्लोरोफिल क्या होता है, आपका मेम्ब्रस वेसिकल के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये उतना खास नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये आपके किताब में लिखा गया है। इसके बाद बारी आती है साइटोप्लाज्म की। वैसे मैं बता दूं तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस मैं डाल दूंगा जो कि आप पॉज करके आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए जरा सा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है भाई? तो साइटोप्लाज्म के बारे में हमने पहले ही बात किया कि हमारा जो सेल है, सेल में आपके 3 रीजन में हमने बांटा था। पहला तो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, जो कि पूरे सेल को बाहर के इन्वायरमेंट से बचाता है। उसके बाद आपका आ गया न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियस आपका बीच में है, जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक सेल का, और रिप्रोडक्टिव मटेरियल वगैरह और भी चीज़ों को कंटेन करता है। इसके बाद जो इन दोनों के बीच में ये पूरा जगह बचता है ना, ये पूरा जगह ये क्या कहलाता है? यही होता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक तरीके से सेल का वो रीजन होता है जिसमें कि आपके जितने भी दूसरे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइजोसोम और भी जो चीज़ें हैं वो सारी कंटेन कौन करता है? वो हमारा करता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब यहां पर बात करें तो यहां पर कहा जा रहा है वही चीज कि जो हमने ऊपर सेल्स वगैरह देखे थे, तो वहां पर हमने बहुत बड़ा रीजन देखने को मिला था जो कि सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ था। ये रीजन आपको क्या कहलाता है? यही हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। और साइटोप्लाज्म क्या होता है? वो एक तरीके का फ्लूइड कंटेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ये बहुत सारे स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल को कंटेन करता है, और हर एक सेल ऑर्गेनेल जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है वो स्पेसिफिक फंक्शन का
काम करता है, मतलब कुछ स्पेशल काम करता है। सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उनका भी खुद का मेम्ब्रेन होता है। मैंने ऊपर भी बताया था कि सेल का एक आउटर प्रोडक्टिव लेयर हो गया, उसके अंदर न्यूक्लियस का आउटर प्रोडक्टिव लेयर हो गया, जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स है उनका अपना आउटर प्रोडक्टिव लेयर हो गया, जो कि उस सेल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल को क्या करते हैं, सेल के साइटोप्लाज्म से अलग करते हैं, उसके इंटीरियर पार्ट्स को। इस तरीके से जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो अगर हमने यूकैरियोट और प्रोकैरियोट देखा, उसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें आपका न्यूक्लियर रीजन डिफाइन नहीं होता है। साथ में जो ये आपके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स गायब भी होते हैं, नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें यूकैरियोटिक सेल्स को, तो वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, साथ में मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनका अपना खुद का मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि गोल्जी एपरेटस, प्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और भी चीजें, ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर एक चीज आपको इंपॉर्टेंस बताया गया है कि देखिए, जो आपको मेम्ब्रेन्स है, जो सेल के मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और भी जो मेम्ब्रेन है, वो एक तरीके से क्यों इंपॉर्टेंट है, ये यहां पर बात की गई है। यहां पर बात किया गया है वायरस के बारे में, कि जो वायरस होते हैं, जो कि हम सुनते हैं कि भाई कोरोना वायरस है या फिर और भी दूसरे बहुत तरीके के वायरस हैं, समझ गए। तो वायरस का आप हमेशा सुनते हो कि भाई वायरल फीवर लग गया, मतलब वायरस की वजह से मुझे फीवर हो गया, सर्दी हो गई वायरस की वजह से, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो वायरसेस होते हैं, ये वायरस जो होते हैं, इनके पास किसी भी तरीके का मेम्ब्रेन नहीं होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, ये किसी भी तरीके के लाइफ की एक्टिविटी को शो नहीं करते हैं। और ये लाइफ की एक्टिविटी को शो कब करते हैं, ये शो करते हैं जब ये लिविंग बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। लिविंग बॉडी के जब ये अंदर पहुंच जाते हैं और इनका जो सेल मशीनरी है ये खुद को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है और खुद की संख्या बढ़ाना शुरू कर देता है, तब हम कहते हैं कि भाई ये जो वायरस है, वायरस फिर हमारे शरीर में आकर क्या हो जाता है, जिंदा हो जाता है, ठीक है। यहां पर क्वेश्चंस वगैरह देख लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है इन सेल्स का डिफरेंस है, इसको आप चाहें तो खुद से भर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहां पर अब बात की गई है सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। एक सेकंड, सेल ऑर्गेनेल्स तो यहां पर हम देख रहे थे, और नहीं, साइटोप्लाज्म देख रहे थे, ठीक है। यहां पर आ गया आप सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, यानी कि अलग अलग जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स है उनको यहां पर अब हम देखेंगे, जिसमें कि हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, गोल्जी अपरेटस आ जाएगा, प्लास्टिड आ जाएगा, वैक्यूल आ जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जिनको कि हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। अब यहां पर कहा जा रहा है कि एवरी सेल हैज अ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी हर एक सेल के पास एक मेम्ब्रेन होता है जो कि उस सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से बचा करके रखता है। और ये इसके बाद कहा जा रहा है कि लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि जो आपके सेल्स होते हैं जो कि आपके बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जैसे हमारे बॉडी का जो सेल है, वहां पर जो एक सेल है ना, सेल के अंदर भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, वहां पर बहुत सारे ऐसे ऐसे टास्क उसको करने हैं जो कि सेल कंप्लीटली अकेले नहीं कर सकता है। उसके लिए सेल क्या करता है, सेल के अंदर कई सारे छोटे छोटे हिस्से होते हैं, कई सारे आपके कॉम्प्लेक्स रीजन होते हैं, अलग अलग रीजन, जो कि अलग अलग टास्क को परफॉर्म करते हैं। इन एक्टिविटीज को करने के लिए, जो कि एक्टिविटी सेल के अंदर होने हैं, इन एक्टिविटी को करने के लिए, अलग अलग प्रकार के एक्टिविटी को करने के लिए और उन सभी को अब खुद से एक दूसरे से अलग रखने के लिए जो सेल होते हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कि मेम्ब्रेन से घिरे हुए छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि अलग अलग टास्क को परफॉर्म करते हैं, और ये कहलाते हैं क्या, ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। और ये एक फीचर है जो कि आपके यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है लेकिन प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। जैसे अगर मैं आपको इमेज दिखाने की कोशिश करूं सेल ऑर्गेनेल्स की, तो यहां पर जरा सा देखिए, यहां पर ये आप सेल देख सकते हैं। भाई सेल में बहुत सारे टास्क होने हैं, बहुत सारे काम करने हैं, अलग अलग टास्क अलग अलग हिस्से को दे दिया जाएगा। पूरा सेल है, सेल में क्या करना है, एनर्जी प्रोड्यूस भी करना है, एनर्जी को, फूड को ट्रांसपोर्ट भी करना है, एक्सक्रीशन का काम करना है, डाइजेशन का काम करना है, बहुत सारे काम करने हैं। तो यहां पर क्या होगा, सेल तो हो गया, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी हो गया, इसके अलावा डिफरेंट काम करने के लिए एक आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा, उसके अलावा गोल्जी अपरेटस भी आ जाता है, एनर्जी जनरेट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वैक्यूल्स होते हैं जो कि खाली स्पेसेस होते हैं। इसके अलावा क्या होता है, लाइजोसोम होता है, प्लांट सेल में आपको प्लास्टिड पाया जाता है। ये सारे जो आपके सेल ऑर्गेनेल हैं, सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अलग अलग स्पेशलाइज्ड टास्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे सेल जो होता है, सेल क्या करता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि एनर्जी जनरेशन का काम करता है। इसके अलावा बात करें तो सेल के अंदर लाइजोसोम होते हैं। लाइजोसोम क्या करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं, जो कि वेस्ट मटेरियल है उनके डिस्पोजल का काम करते हैं, और भी तरीके के काम करते हैं। मतलब कि सारे सेल ऑर्गेनल क्या करते हैं, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटी करते हैं। इसलिए सारे सेल ऑर्गेनल मिलजुल कर एक सेल को पूरा बनाते हैं और एक सेल को जिंदा रहने में मदद करते हैं। और ये चीज आपको यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक में इतने सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, बहुत ही सिंपल उनका स्ट्रक्चर होता है। और ये डिफरेंस आपको यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में हमें देखने को मिलता है। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि ये जो ऑर्गेनल्स है ना, इनको आप माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं। इनको आपको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, उसी से क्या होता है, आप इनको देखने पाएंगे। अब यहां पर कुछ आपके जो ऑर्गेनल्स जिनको कि आपको यहां पर इस क्लास में पढ़ना है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइजोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल्स। ये सारे आपको क्या करने हैं, यहां पर पढ़ने हैं। ठीक है। अब यहां पर आप बात करें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही हमारे सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, इसके अलावा और भी कई सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके बारे में डिटेल में हम यहां पर नहीं पढ़ रहे हैं। हम यहां पर इतने ही सारे जो कि आपके मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं सेल के, उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आ जाता है पहला सेल ऑर्गेनल, ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम क्या सबसे पहले पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कि ईआर भी कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करें तो ये एक लार्ज नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का और शीट्स का। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको ट्यूब जैसा इसका पहला तो स्ट्रक्चर होता है और ये पूरा इसका नेटवर्क होता है। जैसे ये न्यूक्लियस है तो इसके न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है आपका ईआर, और ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ होता है। और ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ऐसा ट्यूब आ रहा है इस तरीके से। पाइप आपने देखा है, पाइप का कनेक्शन, कई सारे पाइप का कनेक्शन होता है। ये इस तरीके से ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है, न्यूक्लियस के पोर से, और ये पूरे आपके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, फैला हुआ होता है। अब यहाँ पर ये आपको लॉन्ग ट्यूबुल्स या फिर राउंड ओब्लोंग बैग्स जैसा दिखता है, वेसिकल्स बैग जैसा दिखता है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ऐसा दिखता है। और इसका स्ट्रक्चर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा होता है। जैसा कि ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा बना हुआ होता है, वैसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है बना हुआ। स्ट्रक्चर मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं, उसका जो मटेरियल वगैरह उसकी बात हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा होता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दोनों क्या है भैया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो पहले हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये रफ दिखता है। रफ दिखता है मतलब इसके ऊपर आपको काफी सारे डॉट्स दिखेंगे, काफी सारे ऐसे ये जो दाने दाने आपको दिख रहे हैं ना, ये आपका हिस्सा हो गया क्या, ये वाला हिस्सा हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस यहाँ पे इस इलाके में आपको स्मूथ दिख रहा है, कोई भी डॉट्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं, तो ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब ये दोनों में आपको डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इससे आपका सेल ऑर्गेनेल जुड़ा हुआ होता है एक अलग से, वो कहलाता है राइबोसोम, और ये राइबोसोम आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके साथ राइबोसोम नहीं जुड़ा हुआ होता है, और ये राइबोसोम अटैच होता है सरफेस के ऊपर। जैसा कि आप यहां पर इमेज में देख पा रहे हैं, इस इमेज में जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि जो सरफेस है, जो किसका सरफेस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो आउटर सरफेस है, उसके ऊपर राइबोसोम्स काफी सारे इस तरीके से लगे हुए हैं, और ये राइबोसोम के अटैच होने की वजह से दोनों में डिफरेंस होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ये एक डिफरेंस है, ठीक है। अब यहां पर ये जो राइबोसोम होता है ये आपको हर सेल में देखने को मिलेगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर लेयर पर ये अटैच्ड होता है, और ये प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करता है। राइबोसोम का क्या काम होगा, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई राइबोसोम का क्या काम है, वो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। अब जो ये राइबोसोम जिस प्रोटीन को मैन्युफैक्चरिंग करेगा, जिस प्रोटीन को बनाएगा, इसको
सेल के अलग अलग प्लेसेस पर, सेल के अलग अलग हिस्से में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से पहुंचाया जाता है। मैंने कहा ना कि भाई ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपका न्यूक्लियस अटैच होता है और सेल के अलग अलग हिस्से में साइटोप्लाज्म में ये फैला हुआ होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसको पहुंचाया जाता है। इसके अलावा जो एसईआर मतलब आरईआर की हमने बात कर ली, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें राइबोसोम अटैच्ड होता है, वो क्या करता है, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपको फैट मॉलिक्यूल्स के मैन्युफैक्चरिंग में मदद करता है, लिपिड्स के मैन्युफैक्चरिंग में मदद करता है, जो कि सेल फंक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब इसमें से जो कुछ आपका प्रोटीन और लिपिड होता है, जो कि आपका रफ में बना क्या, प्रोटीन, और यहां पर स्मूथ में क्या बना, लिपिड बना, ये दोनों मिलकर आपको सेल मेम्ब्रेन को बनाने में मदद करते हैं या फिर उसको मेंटेन वगैरह करने में मदद करते हैं। और ये प्रोसेस कहलाता है मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। यानी जो आपका सेल मेम्ब्रेन बनाने का या फिर मेंटेन करने का काम क्या हो गया, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहलाता है। इसके अलावा दूसरे जो प्रोटीन हो गए, मतलब कुछ उपयोग हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन में, बाकी जो प्रोटीन या फिर लिपिड वगैरह बचा उसको की एंजाइम के रूप में या फिर हार्मोन के रूप में यूज कर लिया जाता है। अब यहां पर ये जो ईआर है इसके बारे में बेसिक क्या है, ये एक नेटवर्क सिस्टम क्रिएट करता है जिससे कि आपको जो मटेरियल वगैरह है उसको अलग अलग पार्ट में सेल के डिलीवर करने का या फिर पहुंचाने का काम वगैरह किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक नेटवर्क सिस्टम आपको क्रिएट करता है और अलग अलग सेल्स में ये अलग अलग जैसा दिखता है। मतलब एक जैसा हर सेल में एक जैसा नहीं दिखता है, अलग अलग सेल में इसका स्ट्रक्चर आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे सिंपली अगर सिंपल डायग्राम आपको दिखाया जाए तो ऐसा ये आपको देखने को मिलेगा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। यहां पर आपका हो गया स्मूथ, स्मूथ में क्या नहीं है भाई, जो राइबोसोम है वो अटैच नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक में क्या है, आपका राइबोसोम अटैच्ड है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी में मदद करेगा। वहीं स्मूथ आपका लिपिड और दूसरे जो प्रोटीन वगैरह है उसको मदद करेगा। यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे हमारे सामने क्या आ जाता है, आगे यहाँ पर नेक्स्ट कहता है दस द वन फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स स्पेशली प्रोटीन बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक मेन फंक्शन होता है, वो है ट्रांसपोर्टेशन। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में या फिर न्यूक्लियस से अंदर, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जो आपको वेरियस मटेरियल्स होते हैं, प्रोटीन लिपिड वगैरह होते हैं, उनके ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो आपको साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क के रूप में काम करता है। अब ये क्या होता है जरा सा इसको देख लेते हैं। साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क के रूप में काम करता है जहां पर कुछ खास बायोकेमिकल एक्टिविटीज होते हैं, मतलब कुछ खास बायोकेमिकल रिएक्शन वगैरह होते हैं जिसको कि आपको यहां पर डिटेल में नहीं पढ़ना है, शॉर्ट में पढ़ना है कि भाई होते हैं, बस ये जान लीजिए। ठीक है, अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि कुछ खास ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको कि क्या कहा जाता है, वर्टिब्रेट्स कहा जाता है। वर्टिब्रेट्स एक प्रकार का हमारा क्या है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल है। उसमें जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसका एक स्पेशल काम होता है, वो है डिटॉक्सिफाइंग मेनी केमिकल पॉइजन्स एंड ड्रग्स। यानी कि वैसे ड्रग्स और पॉइजन्स जो कि उस ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचा सकते हैं, उसका जहर खत्म करना, उसका असर खत्म करने का काम कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। अब यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये प्लांट सेल है आपके सामने। प्लांट सेल में यहां पर प्लांट सेल में भी आप देख सकते हैं क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है अगले ऑर्गेनेल की, वो क्या है आपका गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस जो है इसका नाम पड़ा है एक व्यक्ति पर जिनका नाम था कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने पहली बार क्या किया था, जिसके इसके बारे में पता लगाया था। अब यहां पर ये जो गोल्जी एपरेटस होता है ये आपका एक तरीके से मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल अटैच्ड होते हैं या फिर स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जिसको कि क्या कहा जाता है, सिस्टर्न कहा जाता है। सिस्टर्न से मिलकर क्या बनता है, हमारा गोल्जी एपरेटस बनता है। अब यहां पर अगर हम इसका इमेज देखने की कोशिश करें तो ये आपका है गोल्जी एपरेटस का इमेज, जिसमें कि अगर आप
देखें तो ये आपका एक एक जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये वाला, ये आपका सिस्टम हो गया, ये एक दूसरा सिस्टम हो गया, ये तीसरा सिस्टम हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया। इस तरीके से कई सारे सिस्टम्स जो होते हैं एक दूसरे से पैरेलल क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, और जिससे मिलकर पूरा ये स्ट्रक्चर जो है ये आपका क्या बनता है, गोल्जी एपरेटस बनता है। ठीक है, ये आपका गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहां पर आगे बात करें तो आगे यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं ये आपका ईआर के मेम्ब्रेन से इनका कनेक्शन होता है, यानी जो गोल्जी एपरेटस है वो मैक्सिमम टाइम्स क्या होगा, आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, और ये आपका जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो नेटवर्क सिस्टम बना उसी को आगे बढ़ाता है, और उसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा सा पूरे सेल के अंदर बड़ा सा सेलुलर मेम्ब्रेन इस सिस्टम तैयार करता है, नेटवर्क सिस्टम तैयार करता है। अब यहां पर बात है कि जो आपका ईआर के पास यानी जो राइबोसोम द्वारा और भी जो दूसरे बायोकेमिकल रिएक्शन के जरिए जो भी आपकी चीजें तैयार होती हैं उनको पैकेज और डिस्पैच करने का काम कौन करता है, गोल्जी एपरेटस करता है। मतलब कि उसको एक पैकिंग वगैरह, अब यहां पर समझ में नहीं आ रहा है, सेल में डिफरेंट टाइप ऑफ पैकिंग होता है, वहां पर उस तरीके से पैकिंग करके उसको सेल के अलग अलग हिस्से में पहुंचाने का काम करने में गोल्जी एपरेटस मदद करता है। अब यहां पर जो मेन फंक्शन होगा गोल्जी एपरेटस का वो क्या है, ये क्वेश्चन बनेगा। गोल्जी एपरेटस का मेन फंक्शन वो होगा स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसिकल्स, यानी कि बैग लाइक स्ट्रक्चर में जो आपके प्रोटीन वगैरह हो गए या फिर लिपिड हो गए और भी जो चीज़ें सेल के अलग अलग हिस्से में डिलीवर करनी है उसको स्टोर करना, पैक करना और उसको मॉडिफाई करने का काम करता है कौन, गोल्जी एपरेटस करता है। कई बार जो आपका गोल्जी एपरेटस है वो सिंपल शुगर्स को क्या करता है, कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करता है। ये आप बस जान लीजिए। ठीक है, अब यहां पर आगे कहता है गोल्जी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी गोल्जी एपरेटस क्या करता है, मदद करता है, इन्वॉल्व होता है। अब यहां पर कैमिलो गोल्जी के बारे में बताया गया है, आप चाहे तो यहां से पढ़ सकते हैं। सिंपली बात है कि भाई 1843 में ही इनका जन्म हुआ था, बहुत सारी चीजों पर इन्होंने काम किया, आगे चलकर इन्होंने गोल्जी एपरेटस के बारे में क्या किया था, पता किया था। ठीक है, यहां पर आगे बढ़े तो आगे अब हम बात करने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम क्या होता है, एक प्रकार से सिंपली कहें तो सेल के अंदर जो वेस्ट मैनेजमेंट का काम होता है वो आपका लाइसोसोम करता है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम हम कह सकते हैं सेल का। कैसे, क्योंकि देखिए जो लाइसोसोम होता है वो सेल को क्लीन रहने में मदद करता है। कैसे मदद करता है भाई, क्योंकि ये सेल के बाहर से जितने भी गंदगी या फिर बेकार की चीजें सेल के अंदर आती हैं उनको क्या कर लेता है, डाइजेस्ट कर देता है, पचाकर खत्म कर देता है। इसके अलावा सेल के जो भी ऑर्गेनेल खराब हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, उनको भी डाइजेस्ट करके वो क्लीन कर देता है, खत्म कर देता है। अब यहां पर क्या होता है, लाइसोसोम आखिर होता क्या, सिंपली बात करें तो भाई लाइसोसोम एक तरीके से बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव इंजाइम्स मौजूद होते हैं। इंजाइम्स क्या होते हैं, एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो कि डाइजेशन ब्रेकिंग, जो आपके डिफरेंट चीज़ें हैं उनको ब्रेक या फिर डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। लाइसोसोम में इंजाइम्स भरा हुआ होता है। जब भी क्या होता है, जब भी कोई सेल ऑर्गेनेल खराब हो जाए, वो काम करना बंद कर दे या बाहर से कोई वेस्ट मटेरियल आ जाए, तो लाइसोसोम क्या करेगा, वो इनको स्मॉल पीसेस में तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, और ये एक तरीके से इस लाइसोसोम का यही काम होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि कई बार मान लीजिए कि जो सेल है उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी आ गया, सेल का मेटाबॉलिज्म ही खराब हो गया। मान लीजिए सेल में न्यूक्लियस काम करना बंद कर दे, माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे और पूरा सेल जो है वो अब काम करने का लायक नहीं है, तो क्या हो जाएगा कि जो आपका सेल है उसके अंदर जो आपका लाइसोसोम है वो फट जाएगा। मान लीजिए सेल डैमेज हो गया, डैमेज होने में लाइसोसोम भी फट गया, तो लाइसोसोम के अंदर क्या है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो लाइसोसोम का डाइजेस्टिव एंजाइम पूरे सेल में फैल जाएगा और पूरा सेल जो है, पूरे सेल को ये एंजाइम क्या कर जाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा, उस पूरे सेल को ब्रेक डाउन कर देगा। उससे क्या कहा जाता है, इस लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस पार्ट को सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो लाइसोसोम एक आपका मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि डाइजेस्टिव एंजाइम भरे हुए होते हैं, और ये एंजाइम्स कहां बनते हैं, ये एंजाइम्स बनते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं तो लाइसोसोम का स्ट्रक्चर, एक सेकेंड,
लाइजोसोम का स्ट्रक्चर ये वाला है, देखिए ये वाला आपका लाइजोसोम का स्ट्रक्चर है। ऊपर सिंपली हमने देख लिया कि भाई लाइजोसोम का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आगे हमारे सामने आ जाता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि सेल में जो भी हमारा टास्क परफॉर्म होता है, जो भी काम होता है, रिएक्शन वगैरह होते हैं, जो भी काम करना होता है, उसके लिए जो एनर्जी नीडेड होती है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रोवाइड करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। और यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल के अंदर जितने भी केमिकल एक्टिविटीज होते हैं उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है, वो एक तरीके से एनर्जी जनरेट करता है। और एनर्जी जनरेट किस रूप में करता है, एटीपी के रूप में करता है। अब यहां पर क्वेश्चन पूछेगा भैया एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। अब मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि जो एटीपी होता है वो एक तरीके से बैटरी के रूप में काम करता है, एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है जिसका कि यूज सेल के अंदर होता है डिफरेंट केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन करना है उसके लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहां से मिलेगा, एटीपी से मिलेगा। एटीपी हमारा मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा सेल के अंदर कोई भी केमिकल एक्टिविटी करनी है उसके लिए। अब यहां पर यही कहा जा रहा है एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। यहां पर क्वेश्चन पूछेगा एनर्जी करेंसी सेल का कौन होता है, एटीपी होता है। क्योंकि जब भी जैसे आपको कोई सामान खरीदना होता है बाजार से, आप क्या देते हैं, पैसे देते हैं। उसी तरीके से सेल के अंदर कोई भी रिएक्शन करना होता है तो वहां पर एटीपी रिक्वायर्ड होता है। जैसे आप अपने किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी कहां से लाते हैं, बैटरी से लाते हैं। बैटरी में स्टोर्ड है, लगाओ उसको यूज करो, रिमोट यूज करो, घड़ी चलाओ, कुछ भी करो। उसी तरीके से सेल के अंदर कोई भी रिएक्शन करना है, एनर्जी कहां से आएगा, एटीपी से आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है, एटीपी के रूप में क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है। ठीक है। अब यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके दो मेम्ब्रेन कवरिंग्स होते हैं। और यहाँ पर एक जनरली और भी जो दूसरे आपके होते हैं ऑर्गेनेल्स उनमें एक कवरिंग होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में दो कवरिंग होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, पोरस होता है। इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो डीपली फोल्डेड होता है। और ये डीपली फोल्ड जो होते हैं लार्ज सरफेस एरिया क्रिएट करते हैं जो कि एटीपी जनरेट करने में मदद करते हैं। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में एक और डिफरेंस है, लेकिन उससे पहले क्या कीजिए आप लोग जरा सा इमेज देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया का। देखिए ये पूरा सेल है आपका। इस सेल में से एक छोटा सा हिस्सा ये है जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब यहां पर जब माइटोकॉन्ड्रिया को देखिए तो यहां पर एक आउटर लेयर हो गया, ये आपका प्रोटेक्टिव आउटर लेयर हो गया। उसके अंदर एक इनर लेयर होता है जो कि आप देख सकते हैं कई सारे कर्व्स बने हुए इसमें। और इस तरीके से कर्व्स क्यों बने हुए होते हैं, ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ाया जा सके। सरफेस एरिया क्यों बढ़ाना है, क्योंकि यहां पर एटीपी का जनरेशन हो। अब यहां पर ये इमेज देखिए, इसमें भी यही चीज है कि एक आपका आउटर कवर हो गया, पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को बचाता है। एक इनर कवर हो गया जो कि क्या करता है, इनर जो आपका सेक्शन है वहां पर सरफेस एरिया बढ़ाता है। सरफेस एरिया बढ़ाकर क्या होगा, वहां पर एटीपी जनरेशन होगा, एटीपी का सिंथेसाइजेशन होगा। ठीक है। अब यहां पर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक और डिफरेंस है कि भाई जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। जैसे हमने देखा कि राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम आपका आरईआर के साथ जुड़ा हुआ होता है जो कि सेल के अंदर प्रोटीन बनाने का काम करता है। और डीएनए क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर नया सेल जनरेट करने का कैपेसिटी होता है। लेकिन सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका खुद का अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है। अपना राइबोसोम क्यों यूज करेगा, वो अपना खुद का प्रोटीन बनाने के लिए यूज करता है कि जब भी उसको जिस प्रकार का प्रोटीन जरूरत है वो खुद से बना लेगा, उसके लिए बाहर से उसको प्रोटीन नहीं चाहिए। और खुद का उसका डीएनए होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां पर आगे आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या है भैया, प्लास्टिड एक तरीके से सेल ऑर्गेनेल है जो कि आपके प्लांट सेल में पाया जाता है, ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। अब ये जो प्लांट सेल होते हैं इनमें जो प्लास्टिड होता है ये दो प्रकार का होता है, क्रोमोप्लास्ट जो कि हो सिंपली कह सकते हैं जो कि कलर्ड आपके प्लास्टिड होते हैं, और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, ये आपको कलरलेस या फिर वाइट कलर के प्लास्टिड होते हैं। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर ये है कि जो आपके क्रोमोप्लास्ट होते हैं उनमें रंग होता है, ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है, आपको कलर वगैरह नहीं होता है। अब यहां पर वैसे प्लास्टिड
जो कि क्लोरोफिल कंटेन करते हैं वो आपके प्लास्टिड क्या कहलाते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है वो आपके इंपॉर्टेंट होते हैं किस काम के लिए, ये आपको फोटोसिंथेसिस काम करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सेल में मतलब प्लांट सेल में जो आपको फोटोसिंथेसिस होता है उसमें आपने पढ़ा होगा कि भाई बिना क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता है। वही ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वही क्या करता है, आपके क्लोरोफिल को कंटेन करता है। अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपको उसमें येलो और ऑरेंज पिगमेंट दूसरे भी पाए जाते हैं जो कि आपको क्लोरोफिल के अलावा होते हैं, जो कि दूसरे टास्क में यूज होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट आपके जो प्लांट सेल है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल होते हैं और ये स्टोरेज का काम करते हैं, जिसमें कि स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन ग्रैनुअल्स को स्टोर किया जाता है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करेगा, स्टोरेज का काम करेगा। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, क्लोरोफिल कंटेन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़े तो आगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है प्लास्टिड का, उसमें कई सारे मेम्ब्रेन लेयर्स होते हैं और इन मेम्ब्रेन लेयर को क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। मतलब जिस तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा स्ट्रक्चर्ड होता है एनिमल सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जिस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होता है उसी तरीके से प्लांट सेल का भी स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि क्या होता है, 2 लेयर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर प्लास्टिड में भी क्या होता है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया के ऐसा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया में जिस तरीके से खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है उसी तरीके से जो आपका प्लास्टिड होता है इसमें भी आपका खुद का डीएनए और खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आपका प्लास्टिड आप समझ गए। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने क्या आ जाता है, वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स आपको पता होगा कि बहुत ही सिंपल चीज है, क्या कि आपके सेल्स में जो भी सेल्स होते हैं उनमें बहुत बड़ा बड़ा आपको ब्लैंक स्पेस देखने को मिलता है। वो क्या होते हैं, सिंपली कहें तो वही वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स एक तरीके से स्टोरेज का काम करते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टोरेज हो, लिक्विड को स्टोर करना हो सेल के अंदर, तो वो जनरली वैक्यूल्स में ही स्टोर किए जाते हैं। जो एनिमल सेल होता है उसमें वैक्यूल्स छोटे छोटे होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसमें वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है। कितना बड़ा, तो भाई पूरे सेल का आधे से ज़्यादा स्पेस कौन कंटेन करता है, आपका जो वैक्यूल होता है उसी का होता है। जैसे ये आपके सामने है एनिमल सेल, एनिमल सेल में ये देख रहे हैं, ये वाला आपका वैक्यूल है, ये भी वैक्यूल है, कितना छोटा है। लेकिन अगर आप वहीं प्लांट सेल को देखें तो पूरे प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा हिस्सा किस चीज़ का है, वैक्यूल है। ये वाइट वाला आपका वैक्यूल है। तो समझ सकते हैं कि वैक्यूल का साइज कितना बड़ा होता है प्लांट सेल में एनिमल सेल के कंपैरिजन में। अगर हम लोग बात करें तो जो आपके प्लांट सेल होते हैं उसमें जो वैक्यूल्स होते हैं उसमें सेल सैप आपके बहुत सारा भरे हुए होते हैं, जो कि क्या करते हैं, सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी यानी जो मजबूती प्लांट सेल में होती है वो प्रोवाइड करते हैं वैक्यूल्स। और यहाँ पर बात करें तो प्लांट सेल में जो आपके लाइफ के बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपको वैक्यूल्स में ही स्टोर किए जाते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड, सुगर्स, उसके अलावा ऑर्गेनिक एसिड्स, इसके अलावा बहुत सारे प्रोटीन भी, और बहुत सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि अमीबा। वहाँ पर जो फूड वैक्यूल है वो फूड आइटम को कंटेन करता है, मतलब कि जो भी फूड आइटम बाहर से लिया जाएगा वो आपके वैक्यूल में ही स्टोर किया जाएगा, अमीबा में। और बहुत सारे ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं जहाँ पर स्पेशलाइज्ड वैक्यूल होता है जो कि दूसरे काम के लिए यूज होते हैं, जैसे कि एक्सेस वाटर को सेल से बाहर निकालना, वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर निकालना, इस तरीके के काम को भी परफॉर्म करते हैं। वैक्यूल क्या हो गया समझ गए, प्लास्टिड क्या हो गया समझ गए। प्लास्टिड में एक चीज शायद मेरे ख्याल से छूट गया है जो कि मैं बताना भूल गया, और वो क्या है, वो है हमारा आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को शायद मैंने नहीं बोला था। जो आपका क्रोमोप्लास्ट होता है, जो यहां पर हमने देखा कि जो आपके क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये क्या काम करते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में जो आप कलर वगैरह देखते हैं ना कि येलो कलर या फिर ग्रीन कलर या फिर रेड कलर, ये जो डिफरेंट कलर होता है ये काम आपको किसके द्वारा होता है, क्रोमोप्लास्ट। ये क्या काम करते हैं, पिगमेंट सिंथेसिस का काम करते हैं। जैसे कि जब कोई फल पक जाता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, और भी इस तरीके के जो कलर से रिलेटेड एक्टिविटी होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, क्रोमो
क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। तो भाई यहाँ ध्यान रखिएगा, क्रोमोप्लास्ट अलग है और क्लोरोप्लास्ट अलग है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, जिससे कि जो ग्रीन कलर हमें देखने को मिलता है वो होता है। क्रोमोप्लास्ट की वजह से जो दूसरे कलर्स वगैरह होते हैं वो भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ें तो आगे हमारे सामने क्या आ जाएगा, आगे हमारे सामने ये जो क्वेश्चन वाला हिस्सा है इसको आप क्या कीजिए, खुद से कर लीजिए, क्योंकि आपको ये करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी मैं एनसीईआरटी का वीडियो आपको सॉल्यूशन का लेकर आने वाला हूं, वहां से भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आगे कहा जा रहा है, ईच सेल दस एक्वायर इट्स स्ट्रक्चर एंड एबिलिटी टू फंक्शन बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स इन स्पेसिफिक वेज। यानी कि जो हर एक सेल हमारे आसपास है, हर एक सेल जिंदा है या फिर उसका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल हो पाया क्योंकि बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं वो एक साथ मिलकर अलग अलग टास्क को परफॉर्म करते हैं और सेल को जिंदा रहने में मदद करते हैं। और यहाँ पर सेल की बात करें तो सेल दस हैज अ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। दिस हेल्प्स द सेल टू परफॉर्म फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन्स। यानी सेल के जो अलग अलग काम है वो अलग अलग ऑर्गेनेल्स करते हैं और ये पॉसिबल हो पाया सेल ऑर्गेनेल्स की वजह से ही, जिनका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरे सेल को जिंदा रखता है। और यहाँ पर सिंपली मेन पॉइंट क्या आ गया अंत में कि भाई सेल क्या है, सेल हमारा फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और इट इज ऑल्सो फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट कैसे, हमने शुरू में ही बात किया था कि फंक्शनल यूनिट का भी आंसर देखेंगे। फंक्शनल यूनिट भाई जिंदा रहने के लिए जितने भी काम है सेल के लिए वो कौन कर रहा है, ये ऑर्गन्स वगैरह कर रहे हैं, ऑर्गेनल्स वगैरह कर रहे हैं, जिससे कि एक सेल जिंदा है। और हमारे शरीर में हर एक सेल जिंदा है जिससे कि हम जिंदा हैं। अगर हम जिंदा नहीं होंगे तो मतलब सेल जिंदा नहीं होगा तो मतलब सेल फंक्शन नहीं कर रहा है। सेल फंक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, हमारा पूरा शरीर फंक्शन नहीं करेगा और हम क्या हो जाएंगे, डेड घोषित हो जाएंगे, मतलब हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सिंपली कहें तो भाई चैप्टर जो है वो समाप्त हो गया। चैप्टर समाप्त तो हो गया, लेकिन यहाँ पर ये जो आपका व्हाट हैव यू लर्न जो है ना, समरी एक प्रकार का चैप्टर का, इसको आप जरा सा खुद से पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको शॉर्ट में पता चल जाएगा कि किस किस पॉइंट का क्या क्या रिलेवेंस है, कौन कौन सी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है। ठीक है, यहाँ पर वैसे एक्सरसाइज के लिए मैं बता दूँ कि जल्दी ही वीडियो में बना दूंगा, तो उसको आप देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, देख सकते हैं या फिर चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जब भी अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो वो आपको ही वैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।